welcome all for the panel discussion on science and technical education in Hindi and Indian languages, problems and solutions. We are going to have the panel discussion for around 60 to 75 minutes, and after that we will open up for the audience also. So I would first of all like to request Professor Abhay Karandikar to come and share a few words. विश्व हिंदी दिवस पर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस विषय पर आप सभी का स्वागत है। जब हम आज इस विषय पर परिचर्चा करने वाले हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कैसे हम उसमें हम शिक्षा कर सकते हैं, हमारे प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग संस्थानों में खासकर और हमारे विश्वविद्यालयों में उनमें क्या कठिनाइयां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके क्या हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, इस विषय पर आज परिचर्चा होने वाली है। और मैं आशा करता हूं कि हम एक सार्थक डिबेट कर सकेंगे जिसमें इस विषय को हम गंभीरता से ले सकते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रसार हम अपनी भाषाओं में कैसे करें ताकि उसमें होने वाले जो रिसर्च हैं, जो नवाचार हैं, जो अनुसंधान है, अन्वेषण है, उनका लाभ जो है सभी भारतीय लोगों को मिल सके, वो सरल भाषा में हो ताकि सभी लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सिद्धांत जो हैं वो समझ में आ सके। इस संबंध में हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारतीय भाषाओं में हमारे पास वो पाठ्य पुस्तकें कहें या फिर उससे संबंधित अन्य रिसोर्सेस उपलब्ध नहीं हैं। तो हम उन रिसोर्सेस को अपनी भारतीय भाषाओं में कैसे उपलब्ध कराएं और उस कठिनाई को कैसे दूर करें। यदि हम आज की परिचर्चा में इस पर कुछ डिस्कशन और डिबेट करके कुछ उपाय निकाल सकते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। राजभाषा प्रकोष्ठ जो है वो हिंदी भाषा में काम करने के लिए कई सारे प्रयास करता रहा है, लेकिन हम उसको शासकीय भाषा तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। वास्तव में हिंदी का और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार तभी होगा जब हम अपने दैनिक कार्यक्रमों में, अपनी दैनिक गतिविधियों में और अपने कार्यों में इन भाषाओं में ही करें। इसको करने के लिए किसी ऑफिस ऑर्डर या शासकीय निर्देश से ऐसे काम नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हमें एक तरह से जन आंदोलन की जरूरत है। हमें समाज को जागरूक करने की जरूरत है कि ताकि हम लोग आगे आकर अपनी भाषाओं में न सिर्फ आधिकारिक कार्य बल्कि जो है हमारी शिक्षा और हमारे व्यवसाय के कार्य भी अपनी भारतीय भाषाओं में कर सके। हम सभी को अपनी भाषाओं पे गर्व होना चाहिए और यदि हम बल्कि कहा जाता है कि हमें यदि अपनी भाषा पर गर्व हो तभी हम दूसरी भाषाओं पे गर्व कर सकते हैं। तो हमें यदि अपनी भाषा पर अभिमान है, हमारे अपनी मातृभाषा पर अभिमान है, तभी हम दूसरी भाषाओं पर भी अभिमान कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हम अपनी भाषाओं पे अभिमान करें ताकि हम फिर दूसरी भाषाओं पर भी अभिमान कर सकें। एक अंग्रेजी ने भी हमारे देश में एक भारतीय अंग्रेजी का स्वरूप ले लिया है। हमारे कई भारतीय लेखक अभी अब अंग्रेजी में जो है वो मौलिक साहित्य लिख रहे हैं, ओरिजिनल लिटरेचर्स लिख रहे हैं। तो इस तरह से हमने अंग्रेजी का भी सम्मिलित एक अपने हिंदुस्तानी भाषा के रूप में कर लिया है। फाइनली हमने अभी संस्थान में शिवानी सेंटर की भी स्थापना की है।
और उस सेंटर का मुख्य उद्देश्य यह है कि आईआईटी कानपुर में हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में अनेक ऐसे छात्र आते हैं जो जिन्होंने अपना जो है वो स्कूली शिक्षा जो है वो हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में की होती है। और जब छात्र हमारे यहाँ जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनको कई बार दिक्कतें होती हैं अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि सारे लेक्चर्स होते हैं, इसलिए उनको कई बार इस तरह से दिक्कत होती है। और हम चाहते हैं कि शिवानी सेंटर एक तरह से ऐसा प्लेटफॉर्म दे ताकि उन छात्रों की दिक्कतों को दूर किया जा सके और एक तरह से उनको एक सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सके, ताकि वो जब तक अंग्रेजी में उतने प्रोफिशिएंट नहीं हो जाते तब तक वो किसी तरीके से अपनी भाषाओं में जो पढ़ाया जा रहा है उनको समझ सके। तो मेरे ख्याल से पहला प्रयास हम उसी तरीके से कर सकते हैं जब तक कि हम वहां तक पहुंचे, जबकि हम सारा जो है वो सारी शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपनी भाषा में कर रहे हैं। इसके लिए अभी काफी समय की जरूरत है, लेकिन हम कुछ छोटे मोटे प्रयास अवश्य कर सकते हैं ताकि उन छात्रों की दिक्कतों को दूर किया जा सके जो अंग्रेजी बोलने में और अंग्रेजी समझने में उतने प्रोफिशिएंट नहीं है, जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जो है वो अपनी मातृभाषा में या अन्य भारतीय भाषाओं में की हुई होती है। सो वेलकम वंस अगेन, आप सभी का इस पैनल डिस्कशन में स्वागत है। विश्व हिंदी दिवस पर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं निदेशक महोदय का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कुछ समय निकाला और इस पैनल डिस्कशन को, इस परिचर्चा को अपने तरह से प्रेरित किया। मैं प्रोफेसर संतोष मिश्रा को से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और प्रोफेसर करंदीकर को सम्मानित करें। सर प्लीज स्टार्ट। शुक्रिया। इससे पहले कि हम परिचर्चा की तरफ बढ़ें, एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूँगा। विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को 1974 से मनाया जाने लगा है, जिसमें कि हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा की तरह प्रेजेंट करने के लिए और हिंदी में हम सभी बात करें और हिंदी में शिक्षा का भी प्रचार प्रसार हो, इस नियति के साथ। और हिंदी ही क्यों, और हमारी सभी भारतीय भाषाओं में हम बातचीत करें, उसमें इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करें और शिक्षा का प्रचार प्रसार हमारी सभी भारतीय भाषाओं में हो। इसी प्रेरणा से हमने आज की परिचर्चा का आयोजन किया है। मैं अभी अपने सभी पैनलिस्ट से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं प्रोफेसर संतोष मिश्रा से दोबारा आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आकर के श्रीमती अर्चना निगम जी का सम्मान करें, जो डीपीएस कल्याणपुर की प्रिंसिपल हैं और उन्होंने बड़ी आसानी से हमारा निवेदन स्वीकार किया यहाँ पर आकर के इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए। मैं प्रोफेसर अमय करकरे से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आकर के हमारे श्री आरसी पांडे जी का स्वागत करें। ये केंद्रीय विद्यालय के प्राध्यापक हैं, हाँ प्रधानाचार्य हैं।
मैं प्रोफेसर ललित सारस्वत से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आएं और प्रोफेसर मनोज हरबोला जी का स्वागत करें। मैं प्रोफेसर श्रुति नारायण से आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आएं और प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल जी का सम्मान करें। मैं प्रोफेसर ललित से दोबारा आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आएं और प्रोफेसर नचिकेत तिवारी जी का स्वागत करें। मैं प्रोफेसर संतोष मिश्रा से आग्रह करूंगा कि वे आकर प्रोफेसर अर्णब भट्टाचार्य का स्वागत करें। और आखिर में प्रोफेसर ललित सारस्वत से आग्रह करूंगा कि वे आकर के प्रोफेसर आदित्य केलकर का सम्मान करें। इसके साथ ही समारोह की औपचारिकताएं पूर्ण होती हैं। मैं प्रोफेसर आदित्य केलकर को माइक देना चाहूँगा, वो आज के पैनल डिस्कशन को मॉडरेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर वर्मा का धन्यवाद करता हूँ और इस विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस परिचर्चा को शुरू करते हैं। प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल हमें कुछ इसके बारे में कुछ इसका बैकग्राउंड बताएंगे, जिसमें ये भी दर्शित होगा कि इसकी मुख्य आवश्यकता क्या है, इसके चैलेंजेस कौन कौन से हैं और किस तरह से हम उनको पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। Having this discussion on very important topic, I would just like to throw some salient points and why do we really need it. So NEP says that NEP doesn't say Hindi, it says Indian languages. So one thing that we have to keep in mind is that we are talking about science and technology education in Indian languages, not in specifically in Hindi. Hindi is one of the Indian languages. Why is the need? So one of the needs is that if you look at the country today,
90% of the population has no literacy in English. Only 10% people can read and write English. Or it is actually 10 crores, so it's about 6%. So out of 140 crores, you have left out 130 crore people in the domain of science and technology. And these people are equally smart, as smart as the other 130 crore people who speak, 10 crore people who speak English. So the other thing is that if you speak and learn science and technology in your own native language, your innovation potential is extremely high. I'll just give you an example. Israel has the highest number of Nobel laureates per 100,000 people in the world. Which language does Israel speak? It is Hebrew, which actually was reinvented after 2000 years. And it was reinvented about 70 years ago. And now all the professional education is done in Hebrew. And they are so innovative in their own language. So in the NEP, when we say we are talking about Indian languages, and many of these Indian languages are actually written here. And this is not about just giving the proper right and proper recognition to our Indian languages, but it is a question, more a question of inclusivity. Because without taking everybody and everybody's brain power, India can never become a developed country. We cannot compete with China at an international level. The people who do not know English, they are equally smart and they are equally innovative. We just have to provide them platform. This is just a map of language, English language map, and you can see that very few places in the world English is spoken. So there are three main countries, Canada, US, practically same, and British, and Australia, which are 100% English speaking countries. Rest of the countries, most of them have their own languages and they do professional science and technology learning in India. And this is just a language map which shows that the largest population is China. 15% people speak Mandarin. 5% people speak about Hindi. 6% people speak English. English is Spanish, and 5.5% people speak English. And then in this map, you can find a lot of Indian languages, which are 1%, 2%, 4%. So there are many, many languages, at least 13 big Indian languages, which is spoken by a very, very large proportion of the global population. And this just shows the number of people that speak a particular language. If you look at Hebrew, Hebrew is spoken by about 8 million people. But these are our Indian languages, which are spoken by 40, 50, 60, 100 million. And we are talking about no technical education practically in Indian languages. So India is ocean of languages, which represent university in diversity. This is just one point that we have to understand. These are the 16 big economies in the world. And if you look at what is the language, most of them, except English, in United States, India, and maybe Australia and UK, everybody is studying science and technology in their own language. So saying that science and technology can only be learned in English is grossly incorrect. There you will not find a single example where a country is so much in a wrong direction, where no science and technology is done in Indian languages, in their own native language. This is just an example. For example, China is second largest economy in the world. Japan is third, France is seventh, Italy is eighth, Russia, Spain. Everybody uses their own language. So we have to correct this. So I think this was recognized by our Prime Minister, and he came up with the announcement. And I happen to be in a small part of the group which formed this policy of how to introduce Indian languages in the technical education. I've been working on this behind the scene in a team of about 200 people from different walks of life, and I was fortunate to be given the responsibility of summarizing all the inputs and prepare a document. So I, along with Dr. Nirmaljit Singh Kalsi, who is chairman of NCVET, National Council for Vocational Training.
So two of us prepared this document and how we will implement it. So this was announced in 21-22 by Prime Minister, part of the NEP. And so the issues that were identified was that if you want to introduce Indian languages in the technical education, you have to look at admission stage. So admission tests are limited in number. And keeping that in mind, JEE Mains was started in 13 languages. And JEE Advanced was in 2 languages, and NEET was done in 11 languages just 1 or 2 years ago. Hopefully this will continue and we will introduce more languages in JEE Advanced going forward. And then there are, during colleges, there is limited availability of learning material in engineering education, hardly any books. IITs, you know, some courses in later years to refresh papers as part of the curriculum, in addition to the books, so material. And then we also need faculty members to teach them. So this problem is tackled in a very, very smart way. Books are being written by AICT. So now in new curriculum, already 200 books in different branches of engineering are being written, first in English, and then they are converted into 8 different languages. So this work is already going on. More than 80 books in 8 different languages have been published and made available across engineering colleges. They are not so much available in IITs, but it's already available. What is also decided is that we don't want to teach engineering in a Sanskrit-like manner. What it really means is that the technical terms should be in English. Only the understanding has to be in native languages. People are afraid of speaking English, but they are not afraid of using English terms. The moment you do that, the teacher who is teaching, his life becomes simple. I can teach IC engine in Hindi, no problem. That's my native language. Or I can, if I'm using English terms, it will be very easy for me, and so on. And then post completion of the course, we identified that there is a problem of employability. Okay, and then we have to ensure, opportunities for global and further education and research. So this is the background. If you want, I can talk about how, why, but I think at this point, I think we can stop here and maybe discuss later on. Thank you. So, thank you, Professor Agarwal. And may I request all the panelists to join back on the podium. Okay. So we'll start the discussion. And the first point which I'm going to raise so that we'll have a direction about what we want to talk about or what we want to discuss is related to what Professor Agarwal has just shown us in very brief. Right? तो जो सबसे पहली चीज हम समझना चाहते हैं वो ये कि जो हम भाषा के ऊपर इतना एम्फेसिस दे रहे हैं कि अगर आप मौलिक भाषा में पढ़ाई करते हैं तो क्या हमारे पास कुछ ठोस डेटा है जो इसको रिप्रेजेंट करे कि हाँ लर्निंग इन अ नेटिव लैंग्वेज is superior compared to learning in a sort of foreign language for us, in the sense that English has been a medium of instruction at least in the higher secondary and higher education for a long time, right? So does it actually affect, right? And with that, and why? So we want to also compare it with the inherent cognitive abilities or the general cognitive development of a student, of a pupil in the education system. So this is the main point. And before handing over to the panelists, what I'll also add here is that this is not a singular point. It is related to several different issues. For example, one is, as was just shown in the brief presentation, we are a nation with various cultures, with various developed languages, right? And if we see traditionally our education system, we have a multilingual education system. So that means the language is not just a
mode of communication for the student and for the teacher. It itself is a subject, right? And in general, most of us have typically learned 3 languages during our schooling and then in the college years, right? So one point that we can discuss here is that an inherent obstacle, or it actually adds to our abilities, right? The second point where I would like to quote from NEP. NEP में खुद उन्होंने ये मेंशन किया है कि प्राइमरी लेवल पे जो और उनके डेटा के हिसाब से करीब 5 करोड़ बच्चे प्राइमरी लेवल पे एनरोल्ड हैं इंडिया में. मेजॉरिटी ऑफ देम they are not proficient in their abilities in terms of communication, in terms of reading and writing, literacy and numeracy. और ये किसी दूसरी भाषा में नहीं, क्योंकि हमारी जो मेजॉरिटी एजुकेशन है वो आज भी एटलीस्ट प्राइमरी लेवल पे नेटिव लैंग्वेज में ही होती है, क्योंकि हम प्राइवेट स्कूलों की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम बड़े स्कूलों की तरफ नहीं जा रहे हैं. मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आज भी म्यूनिसिपल स्कूल्स या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जहां पर प्राइमरी एजुकेशन का माध्यम उनकी नेटिव लैंग्वेज है. इसके बावजूद जब बच्चा 5वीं कक्षा के बाहर निकलता है तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये पाया गया है कि उनमें लिखने, पढ़ने और साधारण गणित करने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं है. दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू कम्पीट इन द आउटसाइड वर्ल्ड. तो इस मुद्दे को लेके अगर हम ये सोचें कि क्या भाषा ही एक अवरोध है, या फिर इसके बारे में हमको कुछ और तथ्यों को जानना पड़ेगा, जिसमें मेन आएगा हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारा किस तरह से हम ये एबिलिटीज जो है वो बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं. और जो थर्ड पॉइंट जिसके बाद मैं पैनल की तरफ जाना चाहूँगा इज कि इसमें टीचर ट्रेनिंग का कितना महत्व है, स्पेशली प्राइमरी और मिडिल स्कूल लेवल पे, कि जो प्राध्यापक है, जो टीचर है, जो उनका शिक्षक है, वो किस तरह से तथ्यों को स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकता है. तो विद दैट आई वुड रिक्वेस्ट मे बी मैम, बिकॉज शी इज ऑलरेडी हैंडलिंग स्कूल DPS कल्याणपुर, राइट. सो पहले उनसे जानते हैं कि आपका क्या विचार है इसके बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल एंड साइंटिफिक एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ हिंदी. हम लोग को हिंदी को प्रमोट हिंदी में हम ये सब जो टेक्निकल और साइंटिफिक एजुकेशन है कैसे इम्पार्ट कर सकते हैं बच्चों के. तो जैसे राइट फ्रॉम द बिगनिंग एंड आई ऑल्सो हेल फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड आई एम डीलिंग विद द इंग्लिश मीडियम स्कूल. बच्चों को ABCD भी पढ़ाई जाती है, बच्चों को काका काका भी पढ़ाया जाता है, बट देन दे कैरी ऑन. फिर जिस लैंग्वेज में आप उनको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जैसे करते हैं, तो बच्चों के लिए वही चीजें समझने में राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बहुत इजी हो जाती हैं वही चीजें, और बच्चे उसको अडॉप्ट कर लेते हैं. जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बच्चों को इंग्लिश में इजीली समझ में आता है, और जहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं होते हैं तो बच्चों को शुरुआत से हिंदी में समझ में आता है. पर रिगार्डिंग अब जैसे हम ये जो अपलिफ्टमेंट ऑफ हिंदी इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग देखते हैं कि साइंस, मैथ्स और ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोग को बचपन से इंग्लिश में ही पढ़ाए जाते हैं, और हम लोग सब बड़े यूज टू हैं इन सारे टर्म्स के. जो भी हम लोग टर्म्स यूज करते हैं साइंस में या किसी सब्जेक्ट में, तो वो सब इंग्लिश के ही होते हैं. जहाँ तक हमारी जानकारी है तो मैंने कभी भी बहुत ज्यादा हिंदी में साइंस और मैथ्स लोगों को पढ़ते देखा नहीं. और जैसा भी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि रिसोर्सेज इसके अवेलेबल ही नहीं है. ना तो आपके पास इतने सारी हिंदी डिक्शनरीज हैं कि जिनको आप कंसल्ट कर लें और आपको इजीली समझ में आ जाए, ना ही हमारी जो भाषा है वो इतनी इजी और सिंपल है साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में जहां हम लोग को समझ में आ जाए. तो ये एक बहुत बड़ा हैंडीकैप है कि जब तक ये सारी चीजें हम डेवलप नहीं करेंगे तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि हिंदी को कोई अडॉप्ट करेगा. इंग्लिश हमारे लिए इजी होती है क्योंकि हर जगह अवेलेबिलिटी है उसके रिसोर्सेज की. दूसरी बात आती है जो हम लोग क्षेत्र और प्रोविंसेस में जितने एरियाज में जहां अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं,
क्योंकि अगर आप ऐसे देखें तो जितनी भी लिटरेचर का डेवलपमेंट सारे स्टेट्स में, सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा हुआ है, पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट अपने अपने क्षेत्रों में इतना ज्यादा नहीं हुआ है। ना ही इतने बड़े, आपके लिटरेचर के तो बहुत मैटर मिल जाएगा, पर साइंस का मैटर नहीं मिलेगा उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में। तो एक हमारा जो पर्सनल मानना है कि लाइक अगर हमें अपनी लैंग्वेज प्रमोट करनी है तो हम लोग को एक कंक्लूजन पे आना पड़ेगा कि क्या हम, वो लैंग्वेज हिंदी हो सकती है कि मराठी हो, असमीज हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में सब लोग लैंग्वेज जो बोलते हैं, फिर एक कॉमन लैंग्वेज पे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनती है। जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं तो उनकी एक भाषा है, जैसे जापानीज है या फ्रेंच है या जर्मन है, आप जा रहे हैं तो वो लोग इंग्लिश में नहीं बात करेंगे, तो आप इन कंट्रीज में वो लोग अपनी ही लैंग्वेज में बात करेंगे। पर हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं चलती हैंगी, तो अगर हम किसी चीज को कोई माध्यम बनाना चाहते हैं और उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आई थिंक वी नीड टू अडॉप्ट वन कॉमन लैंग्वेज जिसपे हम साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएं, और जो हम इसके बारे में मतलब सारे जगह, सारे स्टेट्स में, पूरी कंट्री में इसके बारे में बोल पाएं और उसको प्रमोट कर पाएं। जब तक अलग अलग भाषाएं और ये सब रहेगा तब तक, और काफी फिर उसमें पॉलिटिक्स भी आ जाती है कि कुछ अपनी अपनी भाषा को लेके, तो जब तक हम लोग इन सब चीजों से ऊपर नहीं उठेंगे तो हम लोग अपनी लैंग्वेज के बारे में प्रमोट करना बहुत दूर की बात है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द हैंडीकैप्स विच आई फील, एंड इफ वी जस्ट वर्क ऑन वन लैंग्वेज विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल, एनी लैंग्वेज, एनी इंडियन लैंग्वेज, पर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी सबके पास होनी चाहिए, सभी को वो बोलना आने चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने स्टेट में बोल पाएंगे, दूसरे स्टेट वाले नहीं बोल पाएंगे, तो भी आपकी वही हालत हो जाएगी जो इंग्लिश है और जो बाकी भाषाओं की है। तो एक भाषा को आपको प्रमोट करना है मेरे ख्याल से, आई थिंक इट इज वन ऑफ अ गुड सॉल्यूशंस। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मिस्टर आर सी पांडे। सभी को शुभ संध्या, और विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी विद्वानगण और सभा में उपस्थित सभी अतिथियों का भी स्वागत। अभी जो बिंदु हमारे संयोजक साहब ने रखे उसमें तीन बातें कही गई। प्रथम बिंदु था कि जो हमारी प्राथमिक कक्षाओं में पूरे देश में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा दी जा रही है, वह उनकी जो मातृभाषा है या उनकी जो लोकल भाषा है उसी में ही प्रारंभ की जाती है। और उस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि हम सबसे पहले जो भी भाषा है वो एक संप्रेषण का माध्यम है ना, इट इज अ कोड through which we come to know about different contents, different information, different knowledge. तो अगर हम अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा देना शुरू करते हैं, ज्ञान देना शुरू करते हैं, तो वह सीखने का सबसे सुगम माध्यम है, क्योंकि वही परिवेश घर में है। घर में भी जैसा कि कहा गया है कि माँ पहली शिक्षिका होती हैं किसी भी बच्चे की, तो वहां से मातृभाषा में ही उसको ज्ञान मिलना शुरू होता है और वह विद्यालय में आगे सतत जारी रहता है। लेकिन यहां पर चूंकि अब पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज है ना, एक वैश्विक गांव के रूप में हम देखते हैं, तो हम किसी एक भाषा से काम नहीं चला सकते। हमें कोई ना कोई ऐसी भाषा पर भी स्वामित्व चाहिए होगा जिससे कि हम आगे चलकर दूसरे देशों से भी सामंजस्य बिठा सकें, क्योंकि आज के युवा को काम करने के लिए विश्व के किसी भी कोने में जाना पड़ सकता है। तो कोई ना कोई एक ऐसी भाषा का स्वामित्व भी चाहिए जिससे कि वी कैन बी ग्लोबली एम्प्लॉयड, है ना, हम विश्व में कहीं पर भी हम काम करने लायक बन सकें। अब एक बाधा ये है कि अगर हम अपनी शिक्षा पद्धति देखें तो जो हमारी एलिमेंट्री क्लासेस हैं अप टू क्लास 8th, वहां पर हम भाषाओं को भाषा के स्तर पर ही पढ़ाते हैं। हिंदी एक भाषा के स्तर पर ही पढ़ाई जाती है, उसका गणित विषय या विज्ञान विषय में हिंदी का कोई भी समायोजन नहीं किया जाता। इसी तरह से इंग्लिश भी एक भाषा के रूप में ही पढ़ाई जाती है और भाषा के रूप में ही उसका आकलन होता है।
आवश्यकता क्या है कि विभिन्न विषयों का ज्ञान भी अलग अलग भाषाओं में देने की आवश्यकता है। संस्कृत भी अभी तक विद्यालयों में एक भाषा के स्तर पर ही उसका अपना एक ग्रामर है, जो व्याकरण है वो उसका मूल्यांकन हो जाता है। अलग अलग आयामों में भाषा को ही नापा जाता है। यदि हम ये कर सकें कि जो हमारा इतना प्रचुर ज्ञान है हमारे देश का प्राचीन समय से ही, अगर हम उस ज्ञान को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित कर सकें, तब हम सीधे जो एक ये गैप है, लर्निंग गैप है, संसाधनों के अभाव के कारण, कि हमारी 8वीं कक्षा तक तो हम सारे अलग अलग भाषाओं को पढ़ाते हैं। यदि मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करूं तो चूंकि यह एक पूरे देश स्तर का संस्थान है जिसके विद्यालय पूरे देश में हैं, अलग अलग राज्यों में हैं, किंतु सभी पूरे देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में 5वीं कक्षा तक हिंदी और अंग्रेजी भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है, और 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षाओं में त्रिभाषा फार्मूला है, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। ये 3 भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती हैं पूरे देश में। यहां पर बैठकर हम बात करें तो हमारे लिए हिंदी एक मातृभाषा है, किंतु अगर हम तमिलनाडु में देखें, वहां का बच्चा भी हिंदी सीख रहा है, संस्कृत भी सीख रहा है। इसी तरह से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां भी बच्चा संस्कृत सीख रहा है, हिंदी सीख रहा है। तो अब आवश्यकता क्या है कि हम इन भाषाओं को केवल भाषा के स्तर पर ना रखते हुए हम अलग अलग आगे की कक्षाओं में भी जो और विषयों का ज्ञान है हम उसे भी उन मातृभाषाओं में और जो वहां की लोकल भाषाएं हैं उनमें परिवर्तित करें। अब इसमें फिर संसाधनों का अभाव है। मैं अभी पहले बिंदु पर ही बात कर रहा हूं। संसाधनों का अभाव इस तरह से है, हमारे शिक्षक उस तरह से अभी ट्रेंड नहीं है। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि शिक्षकों को ट्रेन करने के लिए भी जब उनकी हम प्रशिक्षण देंगे तो वहां पर हमें वैसी सामग्री चाहिए। तो एक इस तरह की ये कास्केडिंग इफेक्ट है कि जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको इस तरह की सामग्री विकसित करनी होगी जिससे हम कुछ ऐसे शिक्षक एक वृहद स्तर पर तैयार करें जो कि मल्टीलिंगुअल हों। गणित के शिक्षक अपना ज्ञान हिंदी में भी दे सकें और वहां की क्षेत्रीय भाषा में भी दे सकें। तब वो जो प्राथमिक कक्षा से एक ज्ञान का शुरुआत होगी वो सीनियर क्लासेस में भी उन विषयों में भी एक सतत रूप से चलती रहेगी। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि हम अंग्रेजी भाषा को भी छोड़ नहीं सकते हैं। मेरे विचार से यदि पुस्तकें कम से कम द्विभाषी हो सके, संसाधन उपलब्ध होना भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर हमारे पास आज यहां पर जैसे बुक्स हैं तो या तो वो हिंदी में है या इंग्लिश में है, अर्थात बच्चे को या तो हिंदी में पढ़ना है या उसे इंग्लिश में पढ़ना है। दोनों में पढ़ने के लिए वो 2 बुक नहीं लेकर चलता। तो हमारे पास शिक्षण इस तरह का होना चाहिए कि वह द्विभाषी हो और पुस्तकें भी या और संसाधन भी इस तरह के होने चाहिए जो कि एक साथ, जैसे कुछ मैगजीन्स मैंने देखा बायलिंगुअली प्रिंट होती हैं, तो इस तरह से अगर पाठ्य पुस्तकें भी द्विभाषी हो सकें जिसमें एक ही पुस्तक में दोनों भाषाओं में कंटेंट हो, तो बच्चे को तुरंत एक कॉन्सेप्ट में एक भाषा से दूसरे भाषा में स्विच करना इजी होगा। तो ये बात हुई जो प्राथमिक कक्षाओं से और आगे जाकर एक गैप आ जाता है उसके संबंध में। जैसा अभी प्रोफेसर कालकर सर ने कहा कि एक दूसरे बिंदु पर बात करी कि जो हमारा प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाती है, किंतु आंकड़े कहते हैं कि उनका जो लर्निंग लेवल है, जो उनका अधिगम स्तर है, वो अभी बहुत इनकरेजिंग नहीं है। उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी शिक्षण पद्धति, जो हमारी टीचिंग जो पेडागॉजी है, जो टीचिंग मेथड्स हैं, उनका भी कहीं ना कहीं पर रोल है। जैसा हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, अभी तक पिछले बहुत वर्षों में हम केवल ज्ञान देने पर केंद्रित रहे हैं। हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो रटने पर, है ना, रोट मेमोरी बेस्ड रही है। हम नॉलेज ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बात करते रहे। यह शिक्षा पद्धति बहुत सारी नवाचार शिक्षण पद्धतियों की चर्चा करती है।
जैसे हमारा टॉय बेस्ड पेडागोजी है, स्टोरी टेलिंग पेडागोजी है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है। तो इन सब पेडागोजी से हम मातृभाषा में भी ज्ञान को बहुत अधिक उपयोगी बनाना सिखा सकते हैं। तो अगर कहीं पर हमारे लर्निंग लेवल्स में गैप है, अगर अधिगम स्तर कम है, तो उसका कहीं ना कहीं हमारी शिक्षण पद्धति पर भी एक प्रश्न चिन्ह जाता है। तो इस नई शिक्षा पद्धति में ज्यादातर जो दबाव है, जो एक फोकस है, वो है कि हम किस तरह से सिखाएं कि बच्चा खुद ही ज्ञान को सृजन कर सके, है ना, ही कैन कंस्ट्रक्ट हिज ओन नॉलेज। सो उन पद्धतियों की बात है। तो अगर हमें लगता है, और इस पर काम शुरू भी हो गया है, बहुत जल्दी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रेरित होकर और केंद्रीय विद्यालय और भी बहुत सारे जो देश के शिक्षण संस्थान हैं, उन्होंने इस तरह की शिक्षण पद्धतियों पर, जहां पर कि हम बच्चे को खुद उसके अपने अनुभवों से नया ज्ञान सृजित करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये दूसरे बिंदु पर मेरा ये विचार है कि हमें इस तरह की शिक्षण पद्धतियों को लाना चाहिए अपने उपयोग में, जिससे कि बच्चा खुद अधिक प्रयास करके और सीखने के लिए आगे बढ़ सके। तीसरा बिंदु जो आया कि अगर ये मटेरियल जो अवेलेबल नहीं है, शायद ऐसा था, हमारे टीचर्स वैसे ट्रेंड नहीं है, तो बात वही है कि टीचर्स ट्रेनिंग के लिए हमें फिर उस तरह के संस्थान चाहिए जो कि हमारे शिक्षकों को इस तरह से प्रशिक्षण दे सकें कि वो आगे जाकर फिर अपने बच्चों को अलग अलग भाषाओं में शिक्षित कर सकें। तो हायर लेवल पर अभी बहुत सारे संसाधन अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध करने की आवश्यकता है। जैसा मैम ने कहा, डिक्शनरीज होनी चाहिए, वो डिक्शनरीज वेब बेस्ड भी होनी चाहिए, सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए संसाधन, ताकि बच्चे, ये एक अच्छा प्रयास है। जैसे 2021 में जेईई की परीक्षा, अभी परीक्षा 11 भाषाओं में हो गई है, लेकिन अभी उनकी तैयारी के लिए वो मटेरियल 11 भाषाओं में अभी उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह का अगर हम कंटेंट अवेलेबल कराएंगे, हम इस तरह की ट्रेनिंग देंगे कि जहां पर मल्टीलिंगुअल टीचर्स तैयार हो सकें, जो हमारे जैसे अभी संस्कृत भाषा के संस्थान हैं या और दूसरी भाषाओं के भी संस्थान हैं, हिंदी, विश्व हिंदी संस्थान है, उनको मल्टी डिसिप्लिनरी अगर हम कर सकें कि वो केवल एक भाषा पर ही फोकस ना करें, एक भाषा का ही प्रशिक्षण ना दें, वो भी अपने यहाँ अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट्स डेवलप कर सकें, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स डेवलप कर सकें, मेडिकल या और दूसरे इंस्टीट्यूट्स डेवलप कर सकें, और वहां पर उन कोर्सेज का प्रशिक्षण भी अलग अलग भाषाओं में हो। तब फिर हमारे पास उस तरह के प्रशिक्षित शिक्षक समाज में आ सकेंगे जो कि इन बच्चों को ट्रेन कर सकेंगे। तो ये मेरी तरफ से विचार था। धन्यवाद। तो अब मैं प्रोफेसर हरबुला से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने विचार दें। नमस्कार। तो दोनों जो पैनलिस्ट हैं उनकी मैंने बातें सुनी, मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूँगा। दो चीज़ें जो मेरे को लगती हैं, जैसे पहले नेचुरली इंडियन होते हुए मेरे को लगता था अमेरिकियों ने इतनी जल्दी कैसे चीज़ें सीख ली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक तो वो बिल्कुल पीछे थे। तो मैंने उनके पुराने जर्नल्स पढ़ने शुरू करे, 1920 के, 1900 के। तो मैंने देखा उस टाइम यूरोप तो बहुत आगे था, तो उन्होंने चीज़ों को अपनी अमेरिकी लैंग्वेज में अपने जर्नल्स में ट्रांसलेट करा, उनको अपनी भाषा में लिखना शुरू करा, ये सब करा। तो उससे एक उनका इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, दे स्टार्टेड ओनिंग दैट थिंग। तो जब भी हम कभी बात करें कि कौन सी भाषा में हम पढ़ाएं, पहले हमको अपना उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, हम क्यों पढ़ा रहे हैं। जैसे कि पहले पॉइंट पे प्रोफेसर केलकर ने बोला कि डेटा नहीं है हमारे पास, क्या ये ज़रूरी है कि, तो दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो भाषा, दूसरा ये हमारे लिए कितना प्रासंगिक है जो हम पढ़ा रहे हैं। हाउ डू वी क्रिएट दैट कॉन्टेक्स्ट, हैव वी इंटरनलाइज द होल थिंग। तो अब बच्चा भाषा भी सीखे और लैंग्वेज भी, जैसे आपने कहा कि भाषा भी सीखे और साथ में वो विज्ञान भी सीखे या टेक्नोलॉजी भी सीखे। तो फर्स्ट थिंग इज, आई थिंक द process has to be two ways. One, we strengthen the language, but we also internalize it. If we do not have something in Hindi or the regional language and we try to teach it, the kid goes
रियली नट्स। क्या करूं मैं अपने अगर अनुभव से बोलूं, जब मैं छोटा था, मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा था, तो कई चीज़ें समझ में नहीं आती थी, ये ऐसा बोल क्यों रहे हैं। आप पढ़ो, समझ ही में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कहीं और कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है आपके आसपास। तो जैसे यहाँ का एग्जांपल दूँ, मैं जब से यहाँ पढ़ने आया तो हमारे यहाँ जो ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज होते थे, मैं 78 में आया था, उस टाइम काफ़ी अमेरिकी किताबें चलती थी। अब आप पढ़ रहे हो, आपको समझ ही में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ सोशलिज्म चल रहा है, उसमें इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, कैपिटलिज्म की, तो कनेक्शन नहीं मिलता था। आई लर्नड एवरीथिंग बट आई डिडंट एंजॉय इट, इट वाज लाइक अ टॉर्चर। जैसे ही मैं पीएचडी करने यूएस पहुंचा, सडनली ऑल दोज बुक्स मेड सेंस। So we have to do the language, but at the same time, we see in that language, are we really contextualizing things? And that's very important. I remember reading a book, and this was somebody asked Dalai Lama, you can create a philosopher, such fantastic philosophy in Eastern, this Orient. Why don't you produce a Niels Bohr? Why don't you produce an Einstein? दलाई लामा ने उसका बड़ा अच्छा जवाब, दलाई लामा ने किसी ने पूछा, फिर उसने जवाब दिया, ऐसी पैनल डिस्कशन होता, उसने कहा था टू क्रिएट समबडी, क्रिएट समथिंग। सो एज फार एज थिंकिंग इज कंसर्न, वेदर इज द ओरिएंट, वेदर इज द यूरोपियंस, इज द सेम। द कॉन्टेक्स्ट हैज टू बी क्रिएटेड, एंड वेस्टर्न वर्ल्ड हैज क्रिएटेड अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट द साइंस डेवलप्ड. We didn't have that context. We could be great thinkers as far as philosophy is concerned. We could do abstract thinking, but it never got contextualized. So, जब भी हम भाषा की बात करें, जैसे बुक ट्रांसलेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रांसलेशन से ही काम नहीं चलेगा। उसको आपने कैसे सब्जेक्ट को इंटरनलाइज करा है, कैसे हम बच्चों में इंटरनलाइज करा सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। उसका एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप करना जरूरी है। तो हम ले सकते हैं किताब, जैसे मेरे को याद है फिर से, जैसे 11वीं 12वीं में हम फिजिक्स पढ़ते थे, उसमें बोलेंगे फुटबॉल ऑबलेट होती है, प्रोलेट होती है। अब ऑबलेट प्रोलेट की मैं हिंदी भूल गया, उस टाइम जो भी पढ़ते थे, ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा, फुटबॉल तो गोल होती है यार, तो क्या चक्कर है। तो आई मीन कॉन्टेक्चुअलाइजिंग। अब यू टॉट द डोनट, आई डोंट नो व्हाट द हेल इज अ डोनट, बड़ा बोल दो यार, कॉन्टेक्चुअलाइज करो। तो सिर्फ भाषा की ही बात नहीं है। अब आप कहो डोनट होता है, उसमें ऐसे होता है, गोल गोल होता है, बीच में छेद होता है, समझ लो, सीधे बड़ा बोलो भाई। हाँ ऐसे, हाँ इमरती तो ज़्यादा ही है, जलेबी से ज़्यादा सीधी इमरती। ओके वो बताने की बात है, बोलते हैं। तो वो जैसे अभी मैंने एक किताब पढ़ी थी गीतांजलि श्री की, बड़ा बोलो, बड़ा ही मैंने बोला, आप सुन ही नहीं रहते, आपको इमरती का ध्यान आ रहा है, मिठाई लाओ। यूपी में बड़ा बनता है, ऐसी बात नहीं। ऐसे अब जैसे एक फिजिक्स में टर्म आता है मफिन टिन पोटेंशियल, तो मफिन टिन टाइप का बना देते हैं, अरे हिंदी में बना रहे इडली के बर्तन, सिंपल सी बात है। तो वो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ट्रांसलेट करने से, सिर्फ भाषा करने से जरूरी नहीं है, उसको एक कॉन्टेक्चुअलाइज करना, उसको इंटरनलाइज करना बहुत जरूरी है। सो वी कैन गो लाइक वी शुड बी डूइंग हिंदी, वी शुड बी डूइंग दिस, बट द एफर्ट रिक्वायर्ड एंड थिंकिंग रिक्वायर्ड इज मच डीपर, much more. It can be done, there is no question, but that requires more effort, and that is precisely the point. Then the teachers training, everything that you said, I think I can just sum it up if I do these 2 points: internalize the knowledge, contextualize it, and then any language is fine. Because वही मैं अभी कभी पीछे देखता हूँ कि जब मैं पढ़ता था, कई बार प्रॉब्लम ये होती थी कि ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं होता था, आप कनेक्ट नहीं कर पाते। तो कनेक्ट करने में अभी भी भाषा में वही प्रॉब्लम है। आप हिंदी में कुछ पढ़ा दो, कनेक्ट नहीं कर पा रहे। मैं सुबह किसी को एग्जाम्पल दे रहा था कि हमें 10वीं में एक वो एक्सपेरिमेंट होता था केमिस्ट्री में कि उसको आप परखनली को एकदम जला कर लाल कर दो, उसको आप रक्त तप्त करिए। वो रक्त तप्त यार, मतलब ब्लड रेड है, सीधे बोल दो सुर्ख लाल कर लीजिए, कोयले की तरह लाल कर लीजिए, कुछ बोलिए, तो तब कॉन्टेक्चुअलाइज हो जाता है। तो ये आई थिंक ऑल द पॉइंट्स दैट यू रेज, इफ यू डू दीज 2 थिंग्स, दे रियली फिट इनटू दिस, एंड दैट इज वेयर द रियल एफर्ट इज रिक्वायर्ड। थैंक यू वेरी मच। Okay, so now we'll move on to Professor Tiwari. Hello, yeah. So I think 99% of stuff has already been said, and maybe I'll talk 0.2%, and then maybe they'll find another 30-40 extra percent, but I don't know. But first I wanted to provide a quotation, because there's always this argument that science can only be taught in English, and this is from the only Nobel Prize winner from India, C.V. Raman. He says, we must teach science in the mother tongue, otherwise science will become a highbrow activity, and it will not be an activity in which all people can participate.
So this is more or less what Avinash had mentioned. कुछ 5-6 बिंदु पर आप लोगों का ध्यान डालना चाहूँगा। पहली बात, एक्चुअली हमको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसके लिए कौन सी किताब लिखनी है, कौन सी करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें मगजमारी नहीं करना चाहिए। बहुत सारा काम, और हम उनको बोलते हैं कि ये बेकार लोग हैं, लेकिन हमारे सारे लड़के बच्चे वहीं जाके पढ़ते हैं। आप 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, बैचलर्स, यूपीएससी, पीईटी, पीएमटी, आईआईटी, सारी ट्रेनिंग, बहुत हाईटेक ट्रेनिंग होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वो सारी ट्रेनिंग अगर आप कानपुर जाओ, कोटा जाओ, तो वो हिंदी में होती है। मैं पूछ रहा था अर्णव से कि कलकत्ता में बांग्ला में होती है, वो कोई अंग्रेजी में नहीं पढ़ाता है। Even English medium school students, they come and they learn it in the language of that particular area, and those guys are very popular and they are very innovative. जो ये बता रहे हैं ना कि वो मफिन को कैसे डिस्क्राइब करना है भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, they are very good at it. Actually, when you go and Google some of these, other day I was trying to understand in social sciences एक थ्योरी होती है, क्रिटिकल थ्योरी। हाँ, मैंने 10 लोगों से, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी स्टूडेंट से पूछ लिया, जो काफी एडवांस लेवल पर स्टूडेंट्स थे, कि भाई मेरे को समझा दो सरल भाषा में क्रिटिकल थ्योरी क्या होती है। नहीं बता पाए। फिर अल्टीमेटली ये गूगल में एक वो था कोचिंग वाला बंदा, वेरी ब्यूटीफुली ही एक्सप्लेन व्हाट आर दोस थिंग्स। सो मतलब ये सीरियसली हम लोगों को सोचना चाहिए कि वो जो तरीका निकाल लिए हैं, उनके पास बहुत सारे हो सकते हैं ऑलरेडी मेटाफर्स हों, क्योंकि ये जो ऑफिशियल ट्रांसलेशन के जो सिस्टम बना है ना भारत में, उसमें साइंटिस्ट तो होते नहीं हैं। वो एक कुछ वो एकदम ड्राई सा ट्रांसलेट करके वो दे देते हैं हमको किसी भाषा में, उससे कोई अर्थ नहीं बनता है। लेकिन जो हरबोला जी ने बताया कि वो कॉन्टेक्चुअलाइज करके ट्रांसलेट करना वो बहुत आवश्यक है, वो बहुत सरल, उससे बहुत चीज़ें खटाक से सरल हो जाती हैं। अब जैसे ये आइगन वैल्यू अभी हम किसी से पूछ लें इस कक्षा में कि आइगन का क्या मतलब होता है, उसको आइगन क्यों बोलते हैं, आप सोचिए। मतलब मैं पूछूंगा नहीं, आप लोग सोचिए आइगन क्या होता है। अब ये आइगन क्यों बोलते हैं, लेकिन अगर आप उसको डिक्शनरी में मीनिंग देखें और उसका हिंदी में ट्रांसलेट करें, आपको खटाक से समझ में आ जाएगा कि आइगन का अर्थ क्या होता है। और उसको आइगन वैल्यू, क्योंकि इट्स अ जर्मन वर्ड रिलेटेड टू आइडेंटिटी, और मैं जो मेरा सत्य आत्मा उससे रिलेटेड है, वो अगर आप उसको थोड़ा सा समझा दो, खटाक से उसको समझ में आ जाएगा ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसकी एक तरीके से आत्मा है। इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो ये बात थी, एंड दिस जस्ट एन एम्प्लीफिकेशन जो मनोज हरबोला जी ने बताया। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, ये इनोवेशन वाली बात। तो प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया कि इनोवेशन नहीं होता है। सही है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसके एक ही कारण है कि इनोवेशन तब होता है जब मैं, मान लीजिए आप मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं इनोवेट करूं। कैसे इनोवेट करूंगा? मुझे समाज के बारे में समझ होनी चाहिए, समाज को मुझसे बात करनी चाहिए, मुझको समाज से बात करनी चाहिए। मैं सारे दिन आईआईटी के अंदर रहता हूँ। हाँ, एक तो पहले ही एक ये हर्मेटिकली सील्ड सिस्टम हो गया, तो कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ जो दूध आता है, जो सब्जी आती है, जो सामान खरीदते हैं, वो अलग टाइप के होते हैं, अलग प्रोसेस से होते हैं। अब मैं मान लीजिए, उसके बाद मान लीजिए हमारा स्टूडेंट है, वो गया, ग्रेजुएट हुआ, या जो either he goes to some very fancy company, या वो किसी आईटी कंपनी में जाएगा, या किसी भी कंपनी में जाएगा, he will live in some gated community, most likely वो gated community में रहेगा, बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में। समाज के साथ फिर से कोई संबंध नहीं है, आपका समाज के साथ कोई संबंध नहीं है, बहुत ही मिनिमम। और वो भी आजकल ये इसके थ्रू सारा ट्रांजैक्शन होने लगा है, तो आपका समाज के साथ कनेक्ट तो खत्म हो गया। जो पहले था वो इसने भी खत्म कर दिया। तो आप समाज की समस्या ही नहीं समझ सकते हो। जब तक आप समाज की समस्या को डिस्कवर नहीं कर सकते हो, उसकी अनुभूति नहीं कर सकते हो, आप कैसे उनकी समस्याओं का निदान करोगे? फर्स्ट स्टेप इन इनोवेशन, हम डिजाइन में पढ़ाते हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है। वो आपको समाज की अनुभूति होनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए। समझ ही नहीं है तो हम लोग बोलते हैं हम अपना पेपर वेपर लिख लेंगे और बोल देंगे कि ये पेटेंट है, वेटेंट है, वो तो सब, लेकिन वो इट डजंट क्लिक इन मार्केट। इन कॉन्ट्रास्ट जो समाज से जुड़े लोग होते हैं, चाहे वो गोलगप्पा बना रहा हो या पढ़ा लिखा हो, जो भी, who experience the society on a daily basis, they understand what are the problems, and then once you know the problem, तब आप उसका निदान कर सकते हैं। और ये इसके अंदर एक और बैरियर आ जाता है। मान लीजिए मैं एक्टिवली चाहता हूं कि जाकर के समाज की समस्याओं के बारे में एक्सप्लोरेटरी एक्सरसाइज करूं, तो मैं बात करूंगा तो मेरी भाषा ही अलग है, और मैं जब भाषा मैं बोलूंगा नहीं जी मेरे को आज हिंदी में बात करना है, तो मैं उनसे बात करूंगा तो वो मेरे सहजता से निकलेगी नहीं।
हाँ, तो मैं जो उनकी समस्याएं हैं उनको मैं ठीक से समझ नहीं पाऊंगा, और जो अपने मेरे विचार हैं मैं उनको समझा भी नहीं पाऊंगा ठीक से जल्दी से। तो दिस कम्युनिकेशन विल नॉट बी एन ईजी प्रोसेस, और अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कोई इनोवेशन नहीं हो सकता है। इट कैन नेवर हैपन, हम कितना ही उसमें अपना दिमाग लगा लें, वी कैन नेवर। तो ये कम्युनिकेशन जो बैरियर है उसको हटाने के लिए भाषा बहुत बड़ा योगदान करता है, और उसको अगर हम नहीं हटा सकते तो हम कभी इनोवेट नहीं कर सकते हैं। दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये हमको समझना चाहिए, एंड वी हैव टू बी हम्बल अबाउट इट कि व्हेन वी टॉक टू पीपल, व्हेन वी टॉक टू अदर्स आउटसाइड दिस कम्युनिटी, तो हमें थोड़ा सा जमीन पर आकर के, जमीन पर होकर के बात करना चाहिए, तभी हम लोगों की समस्याएं समझ जाएंगे। तीसरी समस्या क्या होती है कि आधा समय बच्चा, एंड इवन एट आवर स्टेज, कोई बड़ा टेढ़ा मेढ़ा टर्म है, आधा समय हमारा एनालिसिस करता रहता है कि इसका अर्थ क्या है। हाफ अ लॉट ऑफ एफर्ट इज स्पेंट in trying to understand the language rather than the subject or the concept. And this is a very well known fact. There have been several, क्योंकि वो केलकर जी ने पूछा कि कहीं डेटा है क्या, there are lots of very good studies which say कि अगर आप अपनी मातृभाषा में किसी को ज्ञान नहीं दे रहे हैं तो उसका प्राइमरी ध्येय ये होता है कि CAT कैट, DOG डॉग, यही वो तोते जैसे रटता रहता है, तोते जैसे रटता रहता है वो, क्योंकि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर, और उसमें कई ऐसे भी, X फॉर क्या होता है, जाइलोफोन। नाउ हु नोज जाइलोफोन, यू टेल मी। X फॉर जाइलोफोन होता है, Z फॉर जीब्रा होता है। हाँ, हिंदी में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे यहूदी तो अभी हाँ हाँ, तो लेकिन हाँ, तो उसमें अब ये जाइलोफोन आप बनाते रहो उसको, तो वो उसको तोते जैसे रटा दिया है जाइलोफोन। वाई से यॉट, यॉट किसी ने देखा ही नहीं यॉट, उसको अब उसको बता दिया गया। हाँ, तो ये अगेन ये कॉन्सेप्ट्स, तो आधा फोकस, बहुत सारा फोकस जो जीवन का इसी में चला जाता है कि हम भाषा ही समझते रह जाते हैं, और जब हम थोड़ा समझना शुरू होते हैं 30, 35, 40 साल के, तब तक बहुत देर हो गई होती है। तब तक बहुत देर हो गई होती है। We have lost a lot of time, very valuable time in, so that is there. So this is there. So these are and one very important thing, ये भारतीय भाषाओं की बहुत बड़ी विशिष्टता है, ये शायद दुनिया में किसी भाषा में नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जब इनोवेशन, ओपन माइंडेडनेस, क्योंकि हम साइंस में बोलते हैं ना, दिमाग खुला रहना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए। Our languages have been designed, or they have evolved in such a way that they actually promote open-mindedness. I'll tell you one thing, simple example. So you consider this, ye Surya, sun. There's only one word for sun. There is only one word for sun. Sun, S-U-N. There is no other word. Pani. There's only one word for water. Now, I was just thinking about it कि हिंदी में कितने शब्द हो सकते हैं सूर्य के लिए, सूर्य, और इन सब का अर्थ, शाब्दिक अर्थ अलग होता है। आदिदेव, आदिदेव मतलब जिसके कारण आदि, आरंभ होता है। भास्कर, जो सबको भास कराता है, वन हु मेक्स एवरीवन अवेयर, ये वही सन है, बट बिकॉज इट मेक्स एवरीवन अवेयर ऑफ द रियलिटी, दैट एंटिटी इज कॉल्ड भास्कर। सो दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द सेम एंटिटी कॉल्ड सन। लोहित के रथ पर जो आरूढ़ होता है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लोहे के रथ मतलब लाल रंग के रथ के ऊपर जो चल के जाता है, तो इट्स एन इमेजरी, इट्स एन इमेजरी। सारे लोगों का जो पिता है, मतलब देयर आर वर्ड, सर्वलोक पितामह, सारे लोगों का, ऑल दीज प्लैनेट्स, दे हैव बीन born out of sun. So the same entity is being described in multiple ways. And this feature is very unique to our country and to all of our Indian languages. It somehow, there's a very, so if you learn our languages, and if you really like those languages, not just learn, you have to develop a liking for them, then you will learn how to look at the same reality in 20,000 different ways. Because this way of doing this thing is designed into our languages. ये आपको किसी और भाषा से नहीं मिलेगी, किसी और भाषा से नहीं मिलेगी, भारतीय भाषाओं से मिलेगी। Because all languages have this very unique distinction. So at the end of the day, I mean, of course, I mean, it's a no-brainer कि हमें इसे प्रमोट करना चाहिए, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज जैसे कोचिंग वाले हैं, they have already done it.
उनसे भी सीखना चाहिए कि वो कैसे करते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के डायरेक्शन में इसमें मुझे उसका चिंता नहीं है कि जो छात्र है या छात्रा है वो सीखेगा या नहीं सीखेगा। एक समस्या हम लोगों की होती है कि हम सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे, और वो एटीट्यूड वाली बात होती है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ पढ़ ली है, जाइलोफोन सीख लिया है, वो सब सीख लिया है, तो मैं वही सिखाना चाहूँगा, बिकॉज वॉट एवर वी नो वी ट्राई टू टीच द सेम थिंग। आई मीन एज टीचर्स ऑल ऑफ अस विल मोर और लेस अग्री ऑन दिस। जो हम जानते हैं वही तो पढ़ाएंगे, अब हमने वही सीखा है तो हम वही सिखाएंगे। अब हमको एक दूसरी भाषा में जो हमने कभी ट्रेन नहीं हुए उसमें सिखाना होगा, तो इट रिक्वायर्स सम एफर्ट। वील हैव टू फिगर आउट इनोवेटिव वेज, वो मफिन वाला जो है या डोनट या ऑल दीज थिंग, आइगन वैल्यू, इसके अच्छे अच्छे सिंपल तरीके से इनको समझाने वाली शब्दावलियाँ, वो भाषा प्रकोष्ठ का काम नहीं है, क्योंकि वो करेंगे तो उनको पता भी नहीं है आइगन वैल्यू क्या होती है। ये हम लोगों का काम है, और अगर हम ये नहीं करेंगे then this translation and all this will be very dry, it will not be much fruitful. Thank you. ट्रांसलेशन करने की जरूरत है। ट्रांसलेशन कई जगह तो जरूरत होती है, मतलब कुछ चीजों में जरूरत है, कुछ में नहीं जरूरत। आइगन वैल्यू को ट्रांसलेट। So we'll move on to Professor Bhattacharya, and after that I'll come to Professor Agarwal for summarizing. All right. So first of all, thanks to the organizers, my respect to the panelists, and more importantly the audience. Now one thing which Professor Tiwari, Professor Nachiketa ji already said, 99% was told before he started, so he finished that 1%. So I have probably 0.1% left, so that's the disadvantage of being the last speaker in a panel. But then the advantage is that you already spoke. So but the advantage is that now I can start the debate. I can actually say, no, I don't agree to somebody. Okay. But before that, I just want to give one important data point, which is that we have been saying NEP has started this, NEP has started this, etc. Actually, in the Constituent Assembly during 1948-1949, there was a debate on whether to use English or Hindi for both Parliament, for legal languages, and for everything. It was then decided that the language can be in Hindi or in English. This is exactly the word that they use. Then it was also written in the debate that this is for a period of 15 years, 1-5. And after that, it will be understood that or in English part will be dissolved. So the understanding at the time was that English, because we are still under that colonial baggage, we will continue with that for 15 years and then we will stop using English officially. Of course, we all know what has happened. We have gone more into English. We have stopped using Hindi and Indian languages. But this is just a data point. So this debate is not new. It was decided to stop using English. Anyway, that's one point. The other point, now I can start debating. Okay. So one thing which Professor Agarwal said is that what is the point of translation, or what is the point of translation? Translating new words. So you should use jargon as in jargon, right? One thing which already Nachiketa ji said is that, see, Indian languages are much more richer than English. And I'm not saying from the sense of whatever, pride or bruha, etc. He gave a very nice example of sun, right? And you have different meanings of sun, and you can do this. And you can coin new words. If you find a new meaning of sun tomorrow, or if you want to use sun as a new thing, it's much more easier to coin that term in India, in Indian languages, because of the samas facilities and everything, than in English. So there are 2 points that I'm trying to make. First of all, you should translate even the jargon, because the jargon is made a jargon because somebody promoted it. So if we have our own jargon, we will use it. All of us will use it. The more important point is that science and technology, we are talking about science and technology, these are evolving, right? There are new terms that come up. If we start using only English, then we are dependent on the English to give the word for a new term, new concept. We cannot do it because we have never used it. We cannot take our words and find a new word because we are just using English. And we will be dependent till the English people bestow us with their whatever. And then only we can start using it. So this is a very important point, that we should start using our languages, even for the jargon. Okay. Now, see, Hebrew, he gave a very nice example. Hebrew, 70 years back, there was no Hebrew. Believe it or not.
there was no Hebrew. Then they officially made a committee who revived the language. And now even Israel, now everything is being done in Hebrew. So much so that the code, the computer code that you are writing is also in Hebrew. Believe it or not. So they pass on the code to this. They said, well, you can, if you can hack it, you hack it. The code is in this thing. It's not even in English. So to say that we cannot promote a language cannot come up, we are burdened by English, etc., that is not correct. Okay. The other important thing, there is always this point that, well, Japan, they can use it because everybody understands Japanese and so on and so forth. Two important points. There are as many Portuguese speakers worldwide as there are Bengali speakers. There are as many Punjabi speakers as there are German speakers, right? Now, Germany can talk to French, can talk to English, can talk to Italian, Spanish, etc. in a pan-India, in a European basis without any problems, right? So there is no reason why a Punjabi cannot speak to a Bengali, why a Bengali cannot speak to a Tamil, etc. in the countrywide. So it's another myth that we require one language in the country. Our strength in India is this multiculturality, multilinguality, and everybody has their own cultural nuances. Second, we realize it or not, most of the Indian languages are actually very similar. See, one point Nachiketaji made long time back is that we learn English. Now, one of the very fundamental things in English is the word order. So we say, yes, we say subject, verb, object. I eat rice. And look at most of the major Indian languages. It's subject, object, verb, right? Aham annam khadami, naan arichis sapudi kiren, ami bhat khai. So these are the structures are the same, right? So it's actually much easier if you know one Indian language to move to another Indian language than to English. But we say, well, English is our mother tongue, almost second mother tongue. So we have to learn everything in English, right? So, and again, another important thing, I think as a country, we have been going backwards from 1947. I'll give you an example. When I was in school, I was from West Bengal board, not ICSE or NCERT, it was from West Bengal board. We had both, in our school, we had both English medium and Bengali medium things, right? I was in English medium, but that is only because I had to write in English. Everything else was in Bangla. The teachers used to teach us in Bangla. We used to talk to each other in Bangla and everything. And in class 9, 10 and 11, 12, the Bengali medium books were much, much better than the English medium books. So much so that a good student would actually take the Bengali medium books and study it. So therefore, we used to know all the Bengali words, all the jargon words, etc. And we used to talk to each other in this thing. Except that while you were writing the exam, you have to translate in your head and write it, right? Right now, I do not know what has happened, etc. Another important thing is what I find in IIT also. We say that, well, IIT is a very esoteric thing. It's a high education thing, etc. There are no books, there are nothing, etc. Now, there is one Sanskrit quote, maybe some of you will know this, that Acharya Padam Adatte, if I'm making it correctly, Padam Sasishya Medhaya, Samedhaya, Padam Sa Brahmacharibhya, Padam Kala Kramenacha. So the third part is Padam Sa Brahmacharibhya. So 1/4 of the learning happens from your peers. And that happens in IIT very, very much. We have projects, we have all of these things. How do they learn? Do they talk to English when they are talking to each other? No. They talk in Hindi or the language that they are familiar with. So you form a group. You will see the Tamil speakers have formed one project group. The Bengali speakers have formed one project group. Why? It's not just because of the cultural thing. It's much easier to learn from each other, to communicate to each other, right? So if they can do it outside the classroom, it's no reason why we cannot do it inside the classroom. So, as he said, this is a no-brainer that we should promote Indian languages. And I think there are some of these myths that we must depend on English, we can't do with one language and on so on and so forth. Just one last point, I'm supposed to speak from the technology angle. The technology has made it much, much easier now to use any of the Indian languages. It's typing wise, rendering font wise, looking at it wise, etc. So the technology has been an enhancer, so we should use that and promote our Indian language. Yes. Yeah, Mr. Agarwal, please. So, thank you. I think that, monoculture of any kind destroys an ecosystem. Similarly, if a country is relying only on one single language for anything,
sure shot, you will destroy your culture. And believe it or not, in our homes, we don't speak English. You may be from whichever region, we always speak our native language. We give our value to our children in our own native language. So, same thing applies to India. India is ocean of languages. There are more than 15 big languages, which I showed the map. So, India cannot be compared with US. India can be compared with Europe. And every European country has its own entity, its own excellence. I mean, you all know that, best engineering in this world is German and Swiss. They don't speak English. Please understand that English or any language in engineering, these are two separate things. Language is just a medium to understand English and science. Language should be enabler. Language should not be a handicap. And it is right now in India acting as a handicap, because a student who comes from a village, I am a sufferer of this English baggage. 12वीं क्लास तक मैं हिंदी में पढ़ा था. जेई लिख नहीं पाया ठीक से क्योंकि अंग्रेजी अच्छी नहीं थी. जेई लिखा होता तो आज मैं मनोज भाई की तरह ब्लू ब्लड होता, मेरे को टेस्ट नहीं देना पड़ता हर रोज, राइट? अरे आईआईटी कानपुर के ग्रेजुएट होते ना फिर, ब्लू ब्लड नीला खून. अब तो हम बताएंगे अलग से. रॉयल. So, in any case, the point is, आप यहां पर देख लीजिए, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, बीटेक स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे जो है फर्स्ट ईयर में जेई क्वालिफाई करने के बाद फेल होते हैं, कितने टर्मिनेट होते हैं. क्या कारण है? उनका इंजीनियरिंग स्किल या साइंस का स्किल कमजोर नहीं है, उनको जो ये भाषा के भ्रमजाल में फंसे हुए हैं कि अंग्रेजी में सुनना है प्रोफेसर की बात, फिर उसको ही वो अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना है, समझना है, एब्जॉर्ब करना है, फिर एग्जाम में वापस से सेम रिवर्स साइकिल करना है. वो ट्रांसमिशन लॉस में ओरिजिनलिटी, इनोवेशन, ये सब खत्म हो जाता है. बिल्कुल बंदा भाषा के जाल में फंस जाता है. इसको दूर करना है. और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं अर्नब से कि जो टर्म्स हैं वो हमारी भाषा में होनी चाहिए, लेकिन अभी वो समय नहीं है. मे भी 20 साल बाद जब हमारी भाषाएं एस्टैब्लिश हो गई, पहले हमें भाषा का जो भ्रमजाल है इसको तोड़ना है. भाषाओं में पढ़ाई शुरू होनी चाहिए, मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. आप देखिए, आप कोई भी आपकी भाषा है, आज आपके पास ट्रांसलेटर है. अर्नब, तुम्हारे लिए ये प्रोजेक्ट है. हम बोलते हैं तो टाइप हो जाता है, गूगल ट्रांसलेटर जिस भाषा में ट्रांसलेट करना है वो बोल देता है, और वो गूगल ट्रांसलेटर बोलने भी लग जाता है. तो यार ये भाषा का जो बोला हुआ जो मटेरियल है वो उसका दूसरे भाषा में ट्रांसलेशन पॉसिबल है थियोरेटिकली. उसमें बहुत मिस्टेक्स हैं, अभी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग, वो सब की जरूरत है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप देखिए इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आई कैन टेल यू 225 कोर्सेज एनपीटेल पे अवेलेबल है. क्या हम आईआईटी में बैठे हैं, ऐसा हम टूल बना सकते हैं कि अविनाश अग्रवाल आईसी इंजन पढ़ा रहा है और किसी तमिलनाडु के बच्चे को पढ़ना है, उसने सेलेक्ट किया इंग्लिश टू तमिल और अविनाश अग्रवाल स्टार्ट स्पीकिंग इन तमिल और बांग्ला. It's all possible, and this needs to be developed. We are sitting in IIT Kanpur. वो ज़्यादा आसान है. जैसे मान लो मैंने हिंदी में लेक्चर बना दिया, तो उसको बांग्ला में ट्रांसलेट करना बहुत ज़्यादा आसान होगा कंपेयर्ड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश टू. I mean, you understand, one language to another language, if we can develop, the material is already available. Books are being written, so this material problem is being taken care of. और इसमें आपको एक ये भी समझना चाहिए, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा अलग लाइन है. अगर आपने अपनी सारी भाषा में, मान लो कोई हिंदी बंदा है और उसको आपने हिंदी की सारी टर्म सिखा दी और उसको तमिलनाडु में जाकर काम करना है, अब वो तो अंग्रेजी, वो तमिल शब्द नहीं जानता है उसका, तो कॉमन टर्म्स आपको यूज करना है. इंग्लिश इज कनेक्ट लैंग्वेज, इट विल रिमेन सो. सो ये जो पूरा मिशन है, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस मिशन इज नॉट एंटी इंग्लिश. वी आर नॉट सेइंग दैट इट विल बी, वी हैव टू अपोज इंग्लिश. इट इज नॉट एंटी इंग्लिश. इंग्लिश हैज टू बी कैप्ट. इंग्लिश के स्किल्स भी जो 4 साल पढ़ाई कराएंगे उसमें इंप्रूव करने की जरूरत है, और उसको हम सेपरेटली पैरेलल में चला सकते हैं. तो इसका एक पूरा प्लान जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में तैयार हुआ है. अब वो कब तक इंप्लीमेंट होता है, ऑलरेडी मेरे ख्याल से 50 कॉलेजेस में हिंदी, भारतीय भाषाओं में 5 भाषाओं में मुझे बताया गया कि 5 भाषाओं में इंजीनियरिंग शुरू हो गई ऑलरेडी, और अगले साल से शायद एआईसीटी 1000 कॉलेजेस में शुरू करवाने वाली है. तो इस पे काफी काम हो रहा है, और हम सब लोग सोच रहे थे कि आईआईटीज में हम लोग लीड लेंगे. आईआईटी वाले थोड़ा पीछे हट गए, तो अभी एनआईटीज वाले शायद आगे आ रहे हैं और दूसरे कॉलेजेस वाले भी आगे आ रहे हैं. तो
आपको ये भी जान के खुशी होगी कि तमिलनाडु में अन्ना यूनिवर्सिटी है एक, वहां पिछले 20 साल से तमिल में बीटेक होता है। आपको पता है कितने लोगों को पता है? 20 साल से। तो अभी ये पॉसिबल है, सिर्फ हम लोगों को उसका पोटेंशियल पहचानने की जरूरत है। इससे हम काफी चीजों को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। और अगर देश को आत्मनिर्भर बनना है, इनोवेशन हमें करना है, नोबेल प्राइज चाहिए अगले 20 साल में, मुझे लगता है ये 70 साल में एजुकेशन में सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा अगर हम इसको ठीक से इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन इन इंडियन लैंग्वेजेस। आप अभी मेडिकल एजुकेशन शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। आप बताइए, आप चाहे किसी आईआईटी के प्रोफेसर हो या कोई भी हो, जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं अपनी प्रॉब्लम किस भाषा में बताते हैं? डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है ऐसा बोलते हैं, या उसको आप अंग्रेजी में बताते हैं? और आप बताते भी होंगे तो यू डोंट रिप्रेजेंट इवन 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन। डॉक्टर को तो 100% लोग अपनी भाषा में बताते हैं, वो उसी को एक्सप्लेन करता है। तो उसकी अगर किताबें भी हैं तो ही विल बी बेटर डॉक्टर, ही विल बी एबल टू प्रेस्क्राइब हिज मेडिसिन इन ए मच बेटर मैनर इफ ही अंडरस्टैंड्स द लोकल लैंग्वेजेस। So I think that's all the point that I wanted to make. Thank you very much. So let me thank all the panelists for giving their views on this particular point. It got a bit extended, but I think it also covered several of the points that we wanted to discuss. If I would want to summarize this, I think I'll just pick up from each one. So internalize, contextualize, that is definitely needed. Communicate to innovate. Innovation cannot be without communication, without getting connected to the needs of society, right? And that it doesn't matter what is the mode of instruction, what is the syllabus, what is the curriculum, unless it's connected to the social needs, innovation is not possible. Multilingual is our strength, and we should use it that way. We should not see it as an obstacle. But in the end, or at least with the current scenario, a common thread is needed, which English is serving. So the terminologies, especially in science engineering, could be kept in English so that we don't have to worry about intercommunication. Right? So, okay. So with that, I think we all got a good understanding or the views on this particular aspect. I have a couple of other issues which we need to discuss, and I would request that if we can keep it a bit short, right, so that we can also go back to audience for their views. You think we should take first audience ones? Or maybe we'll just discuss these two and then we can go back to audience for the entire thing. Okay. So as I mean in the discussion, what has come up is, and what the NEP also envisages, is a focus on translation and interpretation. Right? And there is a proposal that India should have an Indian Institute of Translation and Interpretation, which will actually take it up in a formal way. This is also related in some part to the contextualized and internalized concept. Right? However, there are a couple of issues. For example, is a literal translation or a reinterpretation of a foreign work, is that sufficient to achieve competency? Or an original writing, an original work, an original contribution will go much ahead or will take us much more forward? On the same aspect, how well the technology can be used to implement this or to utilize this, right? Because again, since we are a multilingual, multicultural society, we cannot do it brute force. So on these 2 points, I would request the panelists to ponder and give their views. And this time probably I'll start with Professor Agarwal. Yes, I think it will be best that if we take the books from reputed authors. Textbooks are textbooks. You can't really reinvent them. Basic concepts are basic concepts. Just take best books, translate them, make it available in Indian languages. Keep the terminology in English, and that should do the job.
and it will at least trigger innovative thinking, and then maybe journals and journal papers, research papers, monographs of higher learning can be then based on innovations and your own views. So I think from the technology point of view, translation is one thing that we are all looking forward to. Now, I'll speak from the computer science point of view. Right now, what do we mean by translation? The first thing that you do is to go to Google and start translating. The problem with that is that, well, word-to-word translation in Google is quite good. Sentence-to-sentence translation is not so good. But more importantly, the point is, you have to understand how Google translates. Now, Google translates by what is called the term machine learning. I'm sure now almost all of us have heard this term. So, machine learning essentially means that first, Google is trained on a set of parallel sentences. So, this is Hindi, this is English, this is Hindi, this is English. And then it somehow gets a new Hindi sentence and translates into English. So one very, very important thing is that it learns what it is trained on. So the data quality is extremely important. And to the best of my knowledge, the 90% of all the translation modules that are out there are based on newspapers, blogs, social media posts, etc., not on literature. Now there's a big fallout of what that happens is that, especially from English to Hindi, is that the variety of words, the vocabulary, the language quality that you use in a newspaper or a blog is much, much inferior compared to literature. So the translation that you get necessarily has that same, what you call the characteristics. It is of a poorer quality, and you cannot blame Google for that. You cannot blame computer science people for that. It's the data, correct? So it's much easy. I mean, there's a reason why can't you take literature? Because newspapers are very easily archived. I mean, it's very easy to get the digital data from it. Blogs, social media sites are already things. Literature is not, right? So now, so my point of caveat is that if you are using translation as a technology, we must be very, very aware that this is going to be a bad quality translation. If you can use it for very small things, for maybe from official purposes, maybe some very simple words, you are okay. But if you are trying to take it further, let's say you translate a complete textbook, then the words that you get, of course, the cultural context is another thing that is completely missing. Donut will get translated to donut only. It will never translate to idli, right? But even then, the language quality, so if you start using only translated things, the languages of India will start degrading. And we have already seen, I mean, we see to the social media posts, these things, grammar has gone out of the window, the word quality has gone out of the window, and Bollywood, we say, hum aapko love karte rahenge. So these kind of things will, now Google will start promoting these kind of things, and even our textbooks, science textbooks, this will start going because this is a Google translation. So please be very much aware that translation, automatic translation by machine learning models has a big problem. Yeah. So I think Arnab has already explained this problem of translation, and it's not a big problem. I mean, the first thing is that institute, National Indian Institute for Translation. If they create it, it will be one more, Sarkari Sansthan where there will be file coming in, file going out, and nothing will happen, because that is how government in general, not only Bharat की सरकार, दुनिया की सरकारें इसी प्रकार से काम करती हैं. तो वो कम से कम मेरा तो वो नहीं है भारत की सरकार को एक संस्थान बना देगी. लेकिन ये काम हम लोगों का है, जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, अनुवाद करना ये हम लोगों का काम होता है. अगर हम लोग नहीं करेंगे और मशीन को दे देंगे, तो फिर हम धीरे धीरे मशीन भी पढ़ाने लगेगी. वो ऑलरेडी पढ़ा रही है. तो हम लोगों का उपयोगिता क्या है? आई एम सीरियसली आस्किंग, हम लोगों की क्या उपयोगिता है? हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, बस हम बोलेंगे सो कॉल्ड रिसर्च करेंगे, जो हम खुद ही बोल रहे हैं कि हम इनोवेशन नहीं हो रहा है. तो कुछ तो काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए. तो सरकार को कुछ योजना बनानी चाहिए कि ट्रांसलेशन करना है, शिक्षक और शिक्षिकाएं ही करें,
उनको थोड़ा हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा, जैसे एनपीटेल के कोर्सेज के लिए थोड़ा सा इंसेंटिव दिया और इतना बढ़िया मटेरियल तैयार हुआ है, पूरी दुनिया वाले इस प्रयोग को में लाते हैं। इसी प्रकार कुछ नेशनल ट्रांसलेशन मिशन या इस प्रकार का कुछ बनाए। मान लो हिंदी में किसी ने, मैं तैयार हूँ, हिंदी में मैं तैयार, वो एक बार हिंदी में बन जाएगा तो उससे कोई बांग्ला में, कोई तमिल में, कोई तेलुगु में आसानी से बन जाएगा, वो कोई बहुत कठिन समस्या नहीं। वहां पर मशीन ट्रांसलेशन का उपयोग हो सकता है, वहां पर मशीन का ट्रांसलेट बहुत बढ़िया हो सकता है, वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। और ये जो शब्दावली की बात है वो तो हमें तैयार करनी चाहिए, मतलब हो सकता है इंटरिम के लिए हम स्ट्रेस और स्ट्रेन इन सब शब्दों का, हाँ हाँ, लेकिन धीरे धीरे वो भी बनाएंगे। और ये कि हर भाषा में अलग अलग की शब्दावलियां होंगी, मुझे नहीं लगता उसकी कोई बहुत ज्यादा समस्या होगी। कि जैसे फोर्स है, फोर्स इंग्लिश में फोर्स है, हिंदी में उसको बल बोलते हैं, बांग्ला में भी बल बोलते हैं, बहुत सारी भाषाओं में बल ही बोलते हैं। तो ये कोर टर्मिनोलॉजीज अगर थोड़ा बुद्धिमानी से धैर्य पूर्वक सोचेंगे तो वो टर्मिनोलॉजीज भी एक जैसी ही निकल आएंगी जो सबको समझ में आएंगी। एक्चुअली दैट कैन बी अनदर यूनिफाइंग फीचर, कि जो कोर टर्मिनोलॉजीज हैं, शब्दावलियां, वो एक ही होंगी, वो एक ही निकल कर आएंगी, मोर और लेस। वो थोड़ा हो सकता है तमिल में वो वहाँ एन लगा देते हैं, जैसे आनंद आनंदन, तो वो बल पता नहीं, आई एम जस्ट मेकिंग, हाँ तो हाँ राइट। सो थोड़ा सा कुछ लोकल फ्लेवर हो सकता है, बट कोर में बी स्टिल द सेम। I think so much has been discussed already. और जहाँ तक ट्रांसलेशन की बात है, what I feel is कि अगर हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में सारी टेक्नोलॉजी प्रमोट करनी है तो वी कैन आइडेंटिफाई गुड साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स जो अपनी लोकल लैंग्वेजेस में उन सब चीज़ों को ट्रांसलेट कर पाएँ। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन जो इंस्टीट्यूट सेटअप है, आई थिंक उसकी अपनी वो मोडालिटीज होंगी और वो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू डू अ गुड वर्क। बट लैंग्वेज आई फील इज वेरी वेरी नेचुरल, इट कम्स फ्रॉम इनसाइड। और वो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि उसमें कॉन्टेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक अपनी लैंग्वेज में हमारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट की नहीं होगी तो उसका कोई पर्पस ही नहीं सॉल्व होता। So I think translating is a very good idea, but how much it would go and where it would reach, that is still a question. So I think as a best practice, हम लोग अपनी जो भी languages में जो communicate करते हैं और अपने आप को connect करते हैं, तो उसमें जहाँ पे ज़रूरत हो तो वो English से translate कर लें या उसके कुछ words adopt कर लें। बट अभी सारी लैंग्वेजेस में इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप करना, आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। दैट इज व्हाट आई हैव टू से जस्ट। Thank you. So again, I would differ a bit from other panelists because, I mean, 20th century belonged to the Americans, and I tried to study them. If you see after Second World War, the first attempt they've made, and most of us do when we do our undergraduate read those books, or write their own books. Those Berkeley series, Feynman lectures, the biology, there's some book. So much so, and if you read that language and compare them with the books that came from Europe at that time, language is so much American. Language is so much colloquial, if you like. It was, away from pure English. So I think writing in your own language, it is much more effort. We always try to find shortcuts, and I think that has been our problem. I still write with hand. Some of my friends still बहुत time बर्बाद करते हैं, but long hand लिखने का अपना मजा है. But what you get out of it is much more than you get. So I think the lot of effort, and just like each generation has to give it. For some time, we hold back on other things. We write our own books. I'll give you an example. I was trying to write this book on engineering mechanics, and I was thinking of how to write about free body diagrams. And the example I took, and this is again pan-Indian, is when Arjun was asked to shoot, he looked at only the eye, and that's what free body diagram does for you. It makes you look at only the relevant thing. So this is something which cannot come out of translation. This has to be your own. Other thing, in all those years having interacted with various colleagues, I think we talk too much about diverse India, diverse culture. Hell, no. I go to Kerala, I feel as comfortable as, going to Banaras. So I think there's so much commonality. So that part we need not worry. Of course, if you look at any country, you look at America. You go to New York, New Jersey, things are different.
So I think we need not. I mean, people are different. I mean, even in one home, there are two people who have different tastes. So that diversity is actually bekar ki cheez hai. I mean, let's not worry about it. I had a fantastic experience. I went to Mahakumbh one year, and I was standing there, closing my eye. In fact, I wrote a blog on that, and I just closed my eyes and listened to all the languages coming from all around. I was thinking, my God, for 1,000 years, people have been planning and doing this. There's this group coming from Tamil Nadu. There's a group coming from Andhra Pradesh. There's this thing. So, we won, undercurrents तो same ही हैं, तो इसलिए उसकी चिंता तो नहीं है. But certainly we should all write in our own books. It'll take some 20 years, right? We can do a fantastic job because it will be our own thing. It will be part of that internalization. It will be part of that contextualization. But those books will be fantastic. Thank you. मेरे विचार में जैसा कि हमारी जो शिक्षा है उसकी आगे उपयोगिता क्या होगी उस पर निर्भर करता है कि हम भाषाओं को कितना अपना पाएंगे. हमारे पैनल में बहुत सारे स्पीकर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अंग्रेजी भाषा में नहीं ली है, किंतु आज जब वह अपनी बात रख रहे हैं तो वह स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी भाषा में रखने में रुचिकर है उनके लिए और शायद आसान भी है. तो ये एक वातावरण का बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमें किसी भाषा की तरफ प्रेरित करता है. और भी आगे स्तरों तक ले जाना होगा, अर्थात केवल परीक्षाएं या अध्ययन अध्यापन भी ना हो, जो हमारे रोजगार के क्षेत्र हैं वो भी उन्हीं भाषाओं में प्रेरित होने चाहिए और तभी जाकर हम इन भाषाओं की सार्थकता को पहचान पाएंगे और वास्तव में अपनाएंगे. आज अगर हम बंगाली या संस्कृत या हिंदी भाषा केवल सीख लेते हैं और आगे हमें उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, कोई हमारे लिए एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, तो हम नेचुरली इनकरेज नहीं होंगे कि हमें उससे सीखकर फायदा क्या होगा. हम अगर हिंदी भाषा में, और शायद यही कारण है कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी लोग अंग्रेजी भाषा की तरफ मोटिवेट हुए क्योंकि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अंग्रेजी भाषा में ही अवेलेबल था. तो ये भी आवश्यक है कि नवाचार को ज्यादा से ज्यादा हमारी लोकल लैंग्वेजेस में प्रमोशन मिले, जिसके लिए जैसा कुछ शब्दावली की बात हुई, हर पुस्तक में किसी भी विषय की हो वह कोर जो टर्मिनोलॉजी है वो अवेलेबल होनी चाहिए. शिक्षकों को अपना पढ़ाने का माध्यम द्विभाषी या बहुभाषी रखना चाहिए. जो भाषाएं समाज में उपयोग में है, परिवारों में उपयोग में है, घरों में उपयोग में है, उन्हीं भाषाओं में, क्योंकि शिक्षण संस्था भी समाज का ही एक अंग है, तो वही माहौल शिक्षण संस्थाओं में कक्षाओं में भी होना चाहिए. तब वो नैसर्गिक रूप से हम उस भाषा को अपना सकेंगे. तो इसके लिए आवश्यक है वही कि हमारे शिक्षक ट्रेंड हो, हमारी जो सामग्री है वो उस तरफ से ट्रेंड हो और समाज भी उस तरह से रेडी हो. हमारी जो आगे अलग अलग नौकरियों की परीक्षाएं हैं वो भी अलग अलग भाषाओं में हो, हमारे जो सेक्टर्स हैं वो भी उन्हीं भाषाओं में काम करें. तब हम जाकर अपनी जो हिंदी और दूसरी हमारी जो अनुसूची की भाषाएं हैं हम उनको वास्तविक उपयोगी स्तर तक ले जा सकेंगे. धन्यवाद. So let me thank all the panelists once again, and before I go back to the audience for their comments or remarks, if I wish to summarize the translation aspect, I would say that as was sort of spelled out, human intervention is paramount. हम ये नहीं बोल सकते कि ट्रांसलेट करने के लिए एक किताब देख के उसे ट्रांसलेट कर देंगे या एक मशीन उसको ट्रांसलेट कर देगी, बिकॉज इंटरनलाइजेशन एंड कंटेक्चुअलाइजेशन, एज वी ऑलरेडी सीन, इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्नोलॉजी शुड बी एन एड where we know what it's doing and where it's useful for us, but we should not become dependent on it. We cannot blindly take Google Translation and see that and think that we have become proficient in the language. However, the originality of the work is something that we should still aim for in the long term, so that in another 20-30 years, we'll be at a stage where we do not require this kind of discussions. Right? In fact, others probably take our example and say that yes, we also can do it. This has been done in such a multifaceted society. Right? So with that, I would like to close on from our side
and I would request if audience members have remarks or comments. एक प्रश्न है मेरे मन में, तो ये था कि हम स्वतंत्र अनुवादकर्ताओं को बढ़ावा कैसे दें, क्योंकि अगर देखें तो जैसे आप लोग बोल ही रहे थे कि ऐसा नहीं होना है कि एक संस्थान बना दी इसके लिए और बस बैठ गए, क्योंकि अगर देखें तो जैसे उदाहरण बताता हूँ, जो जापानी मांगा ट्रांसलेशन का चल रहा है, अधिक से अधिक वो मेरे जैसे कॉलेज के छात्र ही करते हैं जब उनके पास समय रहता है स्वतंत्र। तो जैसे मैंने भी एक बार काम किया था और मेरा साथी कहाँ था, इराकी था, तो वो उनको बढ़ावा, तो बेसिकली जो ज्यादातर लोग जिनको इसमें रुचि है उनको बढ़ावा कैसे मिलेगा, ये सोचने का विषय है। और साथ साथ इस विषय के बारे में चिंतन करने के बाद शायद हमें ये भी समझ में आ जाए कि हमारे पास से जापान, कोरिया, जर्मनी की तरह एक ऐसी सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर क्यों नहीं है कि हमारे जो कलेक्टिव सोच है वो भी सास बहू वाले सीरियल पे क्यों अटकी हुई है। आई थिंक जो पहला प्रश्न था, आई थिंक उसके बारे में प्रोफेसर अग्रवाल कुछ जानकारी दे सकते हैं। इसमें ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो अभी मैं आपको AICT के प्रयास के बारे में बता देता हूँ। AICT में देश में लगभग 15,000 कॉलेजेस को AICT कंट्रोल करता है। बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जो IIT सिस्टम से सैकड़ों गुना बड़ा है। आज की तारीख में 40 लाख इंजीनियरिंग की सीट्स हैं, जिसमें से लगभग 18 लाख इंजीनियरिंग की सीट भरी जाती है और उतने ग्रेजुएट हम लोग ये AICT वाले बनाते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई किताब जो है, आप नॉर्थ के कॉलेज में जाएंगे, साउथ के कॉलेज में जाएंगे, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो पहली बार उन्होंने एक मॉडल करिकुलम डेवलप किया, उसके लिए फिर किताबें लिखवाई और किताबों की जो वो लिखने की कमेटी थी, अनफॉर्चुनेटली आई वाज देयर। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक गूगल शीट स्प्रेड चलाया, 5,000 लोगों ने उसमें अपना भर दिया कि हम ये विषयों की किताबें लिखेंगे। तो जो लेक्चरर 10,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहा है, परमानेंट भी नहीं है, वो भी किताब लिखेगा, क्योंकि किताब लिखने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी है, एक यहाँ से उठाया एक वहाँ से उठाया। तो जब ये मामला आया हमारे सामने तो हमने उस पर पूरा ब्रेक डाला कि भाई ये ढंग की किताबें लिखवानी है जो इस पर देश को गर्व हो। तो उसके लिए सारी IITs को, NITs को कांटेक्ट किया, तो लगभग 200 किताबों के लिए IIT NITs के प्रोफेसर को कांटेक्ट किया गया। अब आपके सवाल पर आते हैं कि किताबें अंग्रेजी में IIT के प्रोफेसर्स ने अच्छा ओरिजिनल मटेरियल लिख दिया और उसका फिर हमने लिखवाया भी, और लिखवाने के अलावा हर एक किताब को 2 इंडिपेंडेंट IIT के प्रोफेसर से रिव्यू करवाया। तो आपने लिखवाई और रिव्यू करवाया, गुड क्वालिटी का किताब आपका तैयार हो गया। ऑफकोर्स वो भी टाइम के हिसाब से इंप्रूव होगा, लेकिन अब उसको भारतीय भाषाओं में अवेलेबल करवाना है। अब अगर मान लो मैंने एक किताब लिखा है थर्मोडायनेमिक्स में, उसको उड़िया में ट्रांसलेट करना है, तो मुझे जो ट्रांसलेटर चाहिए वो ऐसा चाहिए कि जिसको उड़िया भी आती हो और थर्मोडायनेमिक्स का भी ज्ञान हो। क्योंकि अगर मान लो किसी साहित्य वाले को दे दिया तो वो क्या ट्रांसलेट करेगा वो भगवान मालिक है, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन नहीं कर पाएगा, और कॉन्टेक्चुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अभी प्रोफेशनल एजेंसीज वो काम जो है उड़ीसा की यूनिवर्सिटीज में को दिया गया, और उन्हीं के थ्रू वहां भी यही होता है कि जो उनके एफिलिएटेड है। अभी ये जो आप कह रहे हैं, आई थिंक मैं आपसे सहमत हूं कि जो हमारी छात्र शक्ति है ये बहुत स्ट्रांग है, एंगेज करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। हो सकता है कि जो लोग उड़ीसा में हैं वो उड़िया में जो ट्रांसलेट करा रहे हैं वो अपने स्टूडेंट्स को एंगेज करते हो, बट उसका कोई फॉर्मल मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन ये होना चाहिए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये होना चाहिए। अब कैसे किया जाएगा वो एक बहुत अच्छा विषय है, आपने मेरे को दिया है। अब मैं इसको आगे एप्रोप्रिएट फोरम पे इसको उठाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। जैसे कॉलेजेस में क्लब्स के सिस्टम रहते हैं, तो फिर मैं सोचा था कि अगर हो पाए तो फिर ऑफिशियली भी इनके लिए कुछ वैसे कार्य दिया जा सकता है ना। जैसे आप बता रहे थे कि ये जो टेक्निकल एजुकेशन वाले हैं, जिसमें अनुवाद की कला एक तरह से सिखाई भी जा रही है और अपने आप भी परस्यू कर रहे हैं बच्चे, छात्र। तो एक तरह से वही है ना कि जो एक कौशल्य दिखा तो उसको ऑफिशियली भी बढ़ावा मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपना पेट इसी से पालेंगे, नहीं तो फिर जैसा मैंने कहा, वो हर स्टेट में एक टेक्निकल
स्टेट की भाषा है और वो कैसे करते हैं यहाँ पे सुधार करना चाहिए, बनाया जाए बैचेस के बच्चे या प्रोफेसर एनरोल हो और फिर वो ही ट्रांसलेट करते मैकेनिकल चीजों के काम तो मैकेनिकल के स्टूडेंट और मैकेनिकल के प्रोफेसर करेंगे तो अच्छा काम करने के बजाय इलेक्ट्रिकल के फिजिक्स वाले करेंगे तो आई थिंक अच्छा सुधार है आगे जिधर संवाद तो बस उसी के देखते रहती है आप ये चीजें कर रहे हैं तो फिर जिनके पास शक्ति है तो बस वो उधर वैसे चलने में हमको आगे आज की परिचर्चा बहुत ही गंभीर है, बहुत सामयिक थी और मैं पहले एक घंटे था, फिर कुछ समय के लिए मुझे जाना पड़ा बच्चों को पिकअप करने के लिए। तो मैं कुछ बिंदु यहाँ पे रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन की जो बात है, तो मैं एक एरोस्पेस साइंटिस्ट हूँ। तो राजकोट में एक एयरपोर्ट बना है, वहां पे रनवे का ट्रांसलेशन वहां पे किया गया धावन पथ। धावन पथ दौड़ने के लिए रास्ता, रनवे जहां से एयरक्राफ्ट टेकअप होती है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर नहीं समझता हो अंग्रेजी भाषा को, तो वो समझेगा कि वो दौड़ने के लिए रास्ता बनाया गया है। उसका एक सीधा सा अनुवाद हो सकता है, तो उड़ान पट्टी आप उसको बोल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लिटरल ट्रांसलेशन वी कुड हैव गॉन फॉर द कॉन्टेक्स्ट। तो ये एक बहुत जरूरी बात है जो मैं एक एग्जाम्पल देना चाह रहा था। दूसरा बात जहां पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब ट्रांसलेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे अक्सर एक डिबेट होता है कि वेदर वी आर ए प्यूरिस्ट और वेदर वी आर बेसिकली गोइंग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और द कॉन्टेक्स्ट। कि अगर आप जैसे हम बात करते कि अगर हम किसी साहित्यकार को ट्रांसलेट करने के लिए दे रहे हैं, तो वो हर चीज को हिंदी में या फिर जिस भी भाषा में उसको लिटरली ट्रांसलेट करना चाहेगा। जब हम बड़े हो रहे थे, जब हमने बिहार बोर्ड से किया है, तो वहां पे हमें पढ़ा जाता था बल गुना बल बाहो इज बल लाघुर्न। ठीक है, टॉर्क इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमें बहुत दिनों बाद समझ में आया कि जो बल आघूर्ण है वो टॉर्क है। ठीक है, तो जहां पे हमें जरूरत ना हो कि हम उस नियम का पालन कर सकते हैं, उस शब्द का लिटरल अनुवाद करने के बजाय, और उस कॉन्सेप्ट को अगर हम अपनी भाषा में समझा पाए, तो वो ज्यादा जरूरी है, बजाय कि हम हर चीज को लिटरली ट्रांसलेट करें। और इसमें काफी चुटकुले भी आते हैं कि आप क्रिकेट का हिंदी में अनुवाद करो और कोई बताएगा लंब दंड गोल पिंड त्रिदंड, ये क्रिकेट कहा जाता है। दिया सलाई के बारे में बोलते हैं, माचिस के बारे में बोलते हैं कि झटपट रगड़ गस अग्नि उत्पादक पेटिका। सो बिकॉज इट्स बेसिकली मेकिंग फन ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमें एक ऐसा अप्रोच लेना चाहिए कि जो कि ना तो प्यूरिस्ट हो, बट बेसिकली इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द टाइम, कि जिनको, ताकि उस हिसाब से ये भाषा जल्दी प्रोग्रेस करेगी, बजाय कि हम इसको एज ए प्यूरिस्ट अप्रोच लें। अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि कल विश्व हिंदी दिवस था और कल ही नाटू नाटू एक जो गीत है उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए चुना गया है। तो अगर हम क्वालिटी क्रिएट कंटेंट करें, मतलब बना सकें, तो इट डजंट मैटर कि आप कौन सी लैंग्वेज में बना रहे हैं। अगर हम हिंदी में बना सकें, आपको पता होगा ओपेनहाइमर ने गीता को ट्रांसलेट करके पढ़ा, उसके पास कोई संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन ही वांटेड टू रीड दैट। ओके, सो मैक्स मुलर केम एंड ट्रांसलेटेड वेदास, राइट। तो अगर हमारे पास उस टाइप की क्वालिटी चीजें हैं, तो लोग, हम भी अभी कुछ जर्नल्स हैं जो जापानीज में आते हैं, दे आर नॉट अवेलेबल इन इंग्लिश, but they are very good journals. We go and read, do the Google translation and read कि उन्होंने क्या कहा है. So if you have the quality, if you can create those contents, then people will read. Doesn't matter whether it's in Hindi or Telugu or Tamil or Sanskrit. Okay, so we should focus on two aspects. One is that translate, but don't be a purist, and second is basically try to create some quality content. Thank you. Thank you. So there's one question from Santosh. तो यहाँ पे जब हम लोग सुन रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हर पैनलिस्ट एक अलग डायमेंशन की बात कर रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि वो सारे डायमेंशन एक ही रास्ते में आते हैं। बात यह है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। बस इसी का यह है कि हमें सबसे पहले क्या लेना चाहिए। जैसे जो लोग शिक्षक हैं हमारे 10th एंड 10+2 के कोर्सेज के, वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमें हमारे टीचर्स को ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए तभी वो पढ़ा पाएंगे। जो वैज्ञानिक है वो कह रहा है कि पहले जो हम ओरिजिनल कंटेंट जनरेट करें,
ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि हर स्तर की प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे पता हो चलती जा रही है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है? तो जैसे शुरुआत तो हम जो सबसे सिंपल है वहीं से कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका है कि सारे टेक्निकल वर्ड्स अभी इंग्लिश में ही रखें, लेकिन उसको पढ़ाने का जो तरीका है वो लोकल लैंग्वेज में कर दें। जब एक बार हम उसको अचीव कर लें, तब उसको हम धीरे धीरे अपनी भाषाओं को भी उन टेक्निकल टर्म्स के रूप में यूज करने लगे, जिससे कि हम फर्दर एडवांसमेंट कर सकें। अगर हम ये सोचेंगे कि सातों आयाम, लगभग 6-7 आयाम यहां बोले गए, अगर हम आज से ही t=0 से चालू करें तो शायद पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, और हम होगा क्या कि एक जनरेशन ऐसी तैयार करेंगे कि जो कंफ्यूज होगी। तो हमें अपनी जनरेशन को भी नहीं खोना है, उनको साथ साथ चलाते रहना है और तब विकास भी करते जाना है। तो शायद स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है कि जितना कम हिलाए डुलाए बिना अगर हम कोई चीज नई इंट्रोड्यूस कर सकें। और फिर दूसरी बात है कि एम क्या है, लक्ष्य है कि हमें अच्छे वैज्ञानिक और अच्छे इंजीनियर्स तैयार करने, और उसके लिए तरीका है कि जो वो समझ सकते हैं उसमें हमें पढ़ाना है, ना कि हमें ये दिखाना है कि हम इतने बस आज ही सब कुछ हमने चेंज कर दिया। तो किसी चीज को सुविधाजनक बनाने के लिए जो अप्रोच होना चाहिए वो होना चाहिए आप थोड़ा कंपन करें और तब बड़े कंपन की तरफ जाएं और ज्यादा चेंज की तरफ जाएं। अगर हम शुरू में ही बहुत ज्यादा चेंज कर देंगे तो शायद वो उतना लाभकारी नहीं होगा और हमारी एक जनरेशन को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये मेरा मत था इस बारे में। थैंक यू। So very good points, and I agree. Now, one important thing, I'll come to your point, but he has raised one thing, is that what is the incentive of why are we going to do it? See, the problem is that at least in IITs and most of the higher education institutes, we are very comfortable with English. We may say we want to do promote, etc. We are very comfortable with English. So, I mean, there are projects from the government of India to do wiki science and technology articles, and they also pay you. So, at least there is monetary incentive, but still the number of volunteers there is minimal. Now, coming back to your point, how do we start? I have a very simple suggestion. I mean, I wish our director was here. See, we publish so many science and technology theses every year. Can we mandate that for all such masters and PhD theses, the abstract should be also in one of the Indian languages, in addition to this? This will ensure that the students will take pride in doing that, and that will create a repository of all the jargon, terms, etc. And slowly over the years, this will be a very good thing to refer back to it. So this is a very simple suggestion we can start. And if you mandate it, then people will be forced to do it. The incentive goes away. I mean, that's just one thing that we do that. And in many universities, I know, for example, Madras University and Kerala University used to do that. That it was mandatory that they do it. French universities do that still. So can we do that here? Yeah. So thank you. Final comments. Yeah, so I think responding to your comment, I think I like that idea because you see, the science writing and engineering writing, you know, if we write a paper, the thumb rule is that you write small sentences which are clear and crisp. So it is not literature. You don't need fancy words. You need very simple concepts, small sentences, and you don't need very rich, vocabulary for. So introducing Indian languages in engineering and technology is actually very easy. Okay. So this is extremely important. And I think coming to your question, where to start, I would say that, first year courses, physics, chemistry, maths, already a lot of material is available in Indian languages. We start from there. And also I would like to say that when we say mission Indian languages in technical institutions, we are not saying that we will close down English. No. There will be a separate section where interested students who are finding it difficult in English can register in Indian languages. They can be taught by the same professors who are teaching English sections in Indian languages, again using vocabulary in English and only the communication in Indian languages. And then exams can be same, laboratory can be same. They can have augmenting classes in English to improve their English skills. And by the end of 4 years, they will be as good as, there will be no difference between the two batches actually. So this is.
एक छोटा सा कमेंट देना था. सी इन आवर कंट्री ट्रेडिशनली, क्योंकि हम लोग सिर्फ पुस्तक के ऊपर बात कर रहे हैं. ट्रेडिशनली इन आवर कंट्री इवन टुडे, एंड फॉरगेट व्हाट, मतलब 5000 साल पहले होता था वो तो और ज्यादा होता था, बट इवन टुडे मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज ट्रांसमिटेड ओरली. इवन टुडे, इवन इन आवर क्लासरूम्स, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स दे डोंट गो बैक एंड रीड बुक्स. But fortunately or unfortunately, you can discuss whether it is fortunate or unfortunate. It can be a source of discussion. Even today, most of the knowledge is transmitted orally. और आजकल तो the oral transmission process is there is also a fast forward button. So people learn that content in a fast forward mode. वो जल्दी जल्दी करना चाहते हैं. तो we should work on developing books, original books, good translation and all that. लेकिन उसका जो मार्केट है, unfortunately, वो मतलब ठीक है वो करना चाहिए. आई एम नॉट डिस्कसिंग कि वो नहीं करना चाहिए. हमको उसके साथ ही जैसे एनपीटेल में बहुत सारे हमने वी हैव जनरेटेड लाइक आई डोंट नो मोर देन 1200 डिफरेंट कोर्सेज एंड दे आर ग्लोबली पॉपुलर. दे आर ग्लोबली पॉपुलर. आई मीन आई एम टेलिंग यू, मेरा एक कोर्स है FEA का, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस. आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रैग. इट्स प्रॉब्ली मोर पॉपुलर देन सम कोर्सेज ऑफर्ड बाय MIT, नॉट बिकॉज आई एम गिविंग वेरी हाई फंडा, बट इट मे बी बिकॉज इट्स मोर इजी टू अंडरस्टैंड. So if we can have good video lectures, NPTEL, मैंने कहा कि मैं हिंदी में ये 2-4 भाषाओं, 2 चीज, फॉर इंस्टेंस डॉक्टर बोला, आई आस्क्ड NPTEL पीपल कि आई वांट टू टीच फिजिक्स 12th वाला थ्रू NPTEL. उन्होंने वो सिस्टम में कहीं एल्गोरिदम था, 12th you cannot do through NPTEL. And physics you cannot do because I'm a mechanical. But I think I taught this physics to my son and my daughter and they benefited from it. So through this NPTEL type of format, if we can create wonderful lectures, हिंदी भाषा में, बांग्ला भाषा में, अलग भाषा में, और बहुत सारे हम लोग, भले ही लिखने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग खड़े होकर के बोल सकते हैं, हम लोग ज्ञान दे सकेंगे. लेक्चर में लॉट ऑफ अस, इट्स हम लोग लिखने में थोड़ा और टाइम लगता है, बट लेक्चर्स हम हिंदी में अपनी भाषाओं में हम आसानी से दे सकते हैं और ज्ञान देना है. ठीक है. So I think the time is very short, and some of our panelists have to go out in the city, and I think the weather is not conducive for us. So I would like to request the panelists as well as the audience members to close this session with thanking the panelists once again for their views and the thought-provoking. And this definitely was a lively discussion. Of course, it's never ending, but it has started a communication, it started a dialogue, and which can probably continue. So yeah. So with thanks, and I'll hand over to Professor Verma. गोष्ठी में उपस्थित सभी सदस्यों का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ. आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर अर्क वर्मा जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे प्रोफेसर संतोष मिश्रा जी और प्रोफेसर ललित सारस्वत जी का धन्यवाद ज्ञापन करें. प्रोफेसर धन्यवाद ज्ञापन सभी पैनलिस्ट का भी और सभी ऑडियंस का भी, जो इतनी ठंड के कारण भी के बावजूद भी यहाँ पर अभी तक हमारे साथ हैं. और साथ ही में छोटा क्या कहते हैं धन्यवाद संतोष और ललित जी के लिए, जो हमारे साथ हमेशा कोई भी एक्टिविटी हिंदी सेल की होती है तो ये दोनों हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं. इसके लिए छोटा सा एक टोकन आपके लिए. हाँ, अरे तो बोल ललित सही. संतोषी. हम सभी एक ग्रुप फोटो के लिए आ जाएं.